तो बच्चों, मैं आपका अपना ए स्क्वायर सर आज आपके सामने वापस प्रेजेंट हुआ हूं। आज हम लेकर आए हैं जेई मेन 2022 24 जून शिफ्ट सेकंड का सॉल्यूशन। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 24 जून को सेकंड शिफ्ट में जो जेई मेन का पेपर हुआ था 2022 में, उसके सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके सॉल्यूशंस को। ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि आपने क्या गलतियां पेपर में की थी, ताकि जब आप दूसरा अटेम्प्ट देने जाएं तो हमसे ऐसी गलती ना हो। ओके, तो चलिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पास आया है। क्वेश्चन मैं कहता हूँ अच्छा है, क्वेश्चन पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की गई। बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन का उन्होंने यूज किया है, और बाइनरी ऑपरेशन का यूज मतलब जनरली अपन बोर्ड के अंदर करते हैं, पर उन्होंने इस बार यूज किया तो ठीक है, हम समझते हैं करना क्या। देखिए, उन्होंने एक रिलेशन दिया आपको, है ना, एक्स स्टार वाई, ये एक रिलेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और एक रिलेशन दे रखा है एक्स स्टार वन ये दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों रिलेशंस का यूज करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, राइट। चलिए, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट कैसे करना है। ये चार ऑप्शन है, देखिए सबसे पहले आप समझना अच्छे से मैं कैसे करने वाला हूँ, आपको सब प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए आपने एक रिलेशन मुझे दे रखा है एक्स स्टार वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब के बराबर। ठीक है, दूसरी बात, आपने एक रिलेशन ये भी दे रखा था मुझे एक्स स्टार वन दे रखा है, ये दोनों आपने दे रखे हैं। अब अच्छे समझना, इसके बाद यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ये वाली ऊपर वाली, यहां पर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर बच्चे, यहां पर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो एक्स स्टार वन पे जब मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई क्यूब तो वन हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन स्टार वन, ये प्रॉपर्टी यहाँ लगे। अब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ पर क्या लिखा होता है वन स्टार वन, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा वापस ये वाली प्रॉपर्टी। कौन सी वाली, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, जब यहाँ पर बच्चे में ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये आएगा वन का स्क्वायर प्लस वन का क्यूब, यानी टू आएगा, तो ये टू आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगाई मैंने और यहाँ पर भी ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, अब वापस आ जाइए। अब दोबारा मुझे ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फिर लगानी है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, ये वाली एक्स स्टार वाई वाली, एक्स स्टार वाई वाली ये प्रॉपर्टी मुझे दोबारा यहाँ लगानी है। ठीक है, कैसे लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन का क्यूब वन ही होता है। इधर आ जाइए, यहाँ पर भी मैं सेम प्रॉपर्टी दोबारा लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर वाली ये वाली प्रॉपर्टी लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब यानी 8। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंच जाओगे, पहुंच गए। ठीक है, और यहां तक पहुंचने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल से एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लीजिए। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मानते हैं तो बेटा ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा, और अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी माना है तो ये टी प्लस सेवन बन जाएगा। और मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को उसके बाद दिक्कत आने वाली है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से टी निकल कर आ जाएगा। जब आप टी निकल कर आएगा तो यहाँ से टी की दो वैल्यू निकल कर आएंगी बेटा, एक तो -2 और 3 आएगी। ठीक है ना, तो टी की दो वैल्यू आएंगी -2 और 3, और चूंकि टी आपने माना था एक्स स्क्वायर प्लस वन को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टी के लिए 3 हो सकती है। और अगर टी के लिए 3 हो सकती है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन की 3 वैल्यू हो सकती है, तो एक्स स्क्वायर के लिए 2 हो सकती है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। ठीक है, अच्छा, और अगर एक्स स्क्वायर के लिए 2 आ गई तो यहाँ से हमारे पास जहां जहां क्वेश्चन में, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें x की पावर 4 आ रहा था और एक एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो जहां जहां एक्स स्क्वायर आ रहा था वहां पर 2 रख दीजिए, और जहां जहां x4 आ रहा था, ठीक है ना, जहां जहां एक्स स्क्वायर आ रहा था वहां पर 2 रख दीजिए, और जहां जहां x4 आ रहा था वहां पे 4 रख दीजिए। तो सारी वैल्यूज रख देंगे और यू विल गेट सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2 sin इनवर्स 1/2, और हम सब जानते हैं कि sin इनवर्स हाफ की वैल्यू π/6 होती है, तो आंसर आएगा π/3। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जो बाइनरी ऑपरेशन से लिंक था, तो मैं इस क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखना पसंद करूंगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने आया है द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है प्यारे बच्चों। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसने बोला सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के रियल रूट्स का सम क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा गया, राइट। कुछ नहीं करना, फैक्टर्स करने हैं इसके। क्या करने हैं हमें, फैक्टर्स करने हैं, राइट। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत आसान सा है, इसके फैक्टर हम कर सकते हैं आराम से, और इसके फैक्टर्स हम कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसके फैक्टर्स किए हैं, आइए देखिए बच्चों, राइट। देखते हैं इसके फैक्टर्स हमने कैसे किए हैं, राइट। देखिए अब आराम से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके फैक्टर्स हमें करने थे, और जैसे हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आपने इसके फैक्टर कर लिए, राइट। तो आपकी जो इक्वेशन थी उसके आपने फैक्टर करे, ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए बच्चों, है ना, और ये इसके फैक्टर्स हो गए। किसके फैक्टर्स हो गए प्यारे बच्चों, तो कोई फैक्टर्स हुए बेटा इसके। ठीक है, इसके फैक्टर आप करोगे e की पावर x - 2 आएगा। ठीक है, इसके फैक्टर आप करोगे e की पावर x + 2 आएगा, करेक्ट है। इसके फैक्टर क्या आएगा, 3 e की पावर x - 1 आएगा, और इसके फैक्टर आएगा 2 e की पावर x - 1, ठीक है, इक्वल टू 0, राइट। ये फैक्टर्स ने किए हैं, राइट, ये फैक्टर्स आपको करने थे।
तो जैसे आप फैक्टर्स करोगे प्यारे बच्चों, फैक्टर्स हो गए, इनको मैं 0 कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको 0 करूंगा तो 2 मिलेगा, इसको 0 करूंगा तो 1/3 मिलेगा, इसको 0 करूंगा तो 1/2 मिलेगा। तो 1/2 यहाँ से, 1/3 यहाँ से, 2 यहाँ से मिलेगा, और ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ तो e की पावर x की 3 वैल्यू आएंगी, 2, 1/3 और 1/2, राइट। फिर हम लॉग लेंगे, क्या लेंगे, लॉग लेंगे। जैसे ही हम लॉग लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी ln2, ln 1/3 और ln 1/2, ln2, ln 1/3 और ln 1/2 मिल गई। दुनिया में ln 1/3 को लिखा जा सकता है -ln3 और ln 1/2 को लिखा जा सकता है -ln2। ठीक है, ये 3 सॉल्यूशन मुझे इस क्वेश्चन के मिल गए। उन्होंने पूछा था इन तीनों सॉल्यूशंस का सम बताओ, इन तीनों सॉल्यूशंस का क्या बताओ, सम बताओ। तो जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा प्यारे बच्चे, तो जैसे मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा -ln3। क्या आंसर आएगा, -ln3। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन की कैटेगरी में था, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये डिटर्मिनेंट का है, क्रैमर रूल का क्वेश्चन है। उसने बोला लेट द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी सिस्टम अगर यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो पहली बात तो डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या होता है, सॉल्यूशन होता क्या है, बेसिकली सॉल्यूशन होता है x इक्वल्स टू डेल्टा x बाय डेल्टा, y इक्वल्स टू होता है डेल्टा y बाय डेल्टा, ठीक है, और z इक्वल्स टू होता है डेल्टा z बाय डेल्टा। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों हमें निकालने हैं। यहाँ पर क्या निकालने हैं, तीनों हमें निकालने हैं। तो हम डेल्टा x बाय डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा y बाय डेल्टा निकालेंगे और डेल्टा z बाय हम डेल्टा निकालेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले मैं डेल्टा x निकाल के दिखाता हूँ, डेल्टा निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट। डेल्टा क्या होता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट। तो अगर आप डेल्टा निकालेंगे तो उसकी वैल्यू निकल कर आएगी ये, ठीक है, आ जाएगी। फिर हम निकालेंगे डेल्टा एक्स। अगर हमें डेल्टा एक्स निकालना होता है तो एक्स वालों को हटाकर हम कांस्टेंट लिख देते हैं, तो एक्स वालों को हटाकर हमने कांस्टेंट यूज करा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स निकालेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू -3 माइनस अल्फा आएगी। ठीक है, अच्छा जब हमें डेल्टा वाई निकालना होगा तो डेल्टा वाई में हम वाई वालों को हटाकर कांस्टेंट लिखेंगे, तो उसकी वैल्यू भी आ रही है -3 माइनस अल्फा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स हमारे पास आ चुका, डेल्टा आ चुका है, डेल्टा एक्स आ चुका है, डेल्टा वाई आ चुका है, और इसी तरह से हम डेल्टा जेड निकालेंगे। ठीक है, अगर हम डेल्टा जेड निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक, जो बच्चे जेईई मेन का एग्जाम देने गए थे, मेरे को लगता है सारे बच्चे कैपेबल हैं डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालने में। तो जब हमारे पास डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सब आ चुका है तो एक्स क्या आएगा भाई, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा तीनों बराबर आए हैं। डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा वाई की वैल्यू तीनों की बराबर आई है, तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी और जेड की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यानी हमारे पास एक्स आ चुका है 1, वाई आ चुका है 1 और जेड आ चुका है 0। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में उसने बोला है, ठीक है, उसने बोला है कि ये तीनों जो आप देख रहे हैं ये कोलिनियर हैं। अगर ये कोलिनियर हैं तो इनसे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो आपके पास x आ चुका है, आपके पास y आ चुका है, x और y दोनों आ चुके हैं, तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 कर देते हैं। तो आइए ट्रायंगल का एरिया 0 करते हैं। देखिए बच्चों, तो ट्रायंगल का एरिया हम 0 कर देते हैं। कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अब हमने एक्स वाई जेड तो निकाल लिया, अब ट्रायंगल का एरिया 0 कर रहे हैं। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, अल्फा एक्स, एक्स तो 1 हो गया, फिर वाई अल्फा वाई 1 हो गया, और ऐसे अपने पास यहाँ एक्स और वाई आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, जो भी लिखा हुआ था उसमें आप देख सकते हैं एक्स और माइनस वाई था, तो ये आ जाएगा बराबर 0। इसको आप 0 कर दीजिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम 0 करेंगे तो 0 कर देंगे, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल कर आएगी, और अल्फा की वैल्यू निकल कर आएगी +-1। उसने बोला है एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉड निकालने के बाद, तो 1 का मॉड 1 ही होगा और -1 का मॉड 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है पर लेंदी बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन था, तो आंसर इसका 2 आएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है प्रोग्रेशन का, मैं इसको बहुत इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूँ। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है। उसने बोला x³ y² = 2 की पावर 15 है, तो 3x + 2y की वैल्यू क्या होगी, है ना, इसकी वैल्यू पूछी गई है उसने, लीस्ट वैल्यू। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 3x + 2y है ना, 3x को लिखेंगे x + x + x ऐसा लिखेंगे, और 2y को लिखेंगे प्यारे बच्चे y + y। ठीक है, ये आ गया, डिवाइड बाय 5 हो गया, क्लियर। तो 3x को तोड़ लेंगे x में 3 बार और 2y को तोड़ लेंगे y में 2 बार, और यहाँ पर लिखेंगे हम > x³ × y²। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने लगाया है AMGM, क्या लगाया है प्यारा बच्चों, मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है AMGM, क्लियर। तो AMGM कैसे अप्लाई किया है, 3x को मैंने लिखा x + x + x, 2y को लिख लिया y + y डिवाइड बाय 5, और यहाँ पर GM लगाएंगे तो GM आएगा x³ × y² की पावर 1/5। और किस्मत से उसने x³ × y² की वैल्यू दे रखी थी अपन को, कितनी दे रखी थी प्यारे बच्चे, 2 की पावर 15 दे रखी है और उसकी पावर 1/5 है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ से 5 उधर चला जाएगा, तो ये आएगा 5 × 2 की पावर 3, यानी ये आंसर आएगा 40। कितना आएगा इसका आंसर, 40। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, चेक करते हैं हमने क्या जो किया है। आइए, 40 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एक नॉर्मल रेंज का क्वेश्चन था। देखिए आराम से क्या करेंगे, AMGM आप अप्लाई करेंगे। AMGM अप्लाई करेंगे तो हमने क्या किया, x को 3 बार लिखा, y को 2 बार लिखा, यहाँ पर हमने AMGM अप्लाई करा और उसको सॉल्व कर लिया। बेटा सॉल्व करते हमारा आंसर आ गया 40, करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए फंक्शन का मतलब फंक्शन का कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है x -2 से -1 है, ठीक है। x कितना लिखा है, -2 से -1, -2 से -1 का बॉक्स कितना होगा, -2 -2, ठीक है, दोनों जगह -2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली पहले फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन आ जाएगा sin x+2 अपॉन x+2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और x कहाँ से कहाँ तक है, -2 से -1 आ जाएगा। आगे आ जाइए, ठीक है। अच्छा ये वाला जो पोर्शन है ये वाला अपन समझ लेते हैं, है ना। mod x < 1 का मतलब होता है -1 से 1, ठीक है। तो -1 से 1 में मैं दोनों के ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं x -1 से 1 लेता हूँ, अगर मैं x -1 से 1 लेता हूँ, अगर मैं x -1 से 1 लेता हूँ तो उसका जो मॉड होगा वो 0 से 1 होगा। अगर कोई भी नंबर अगर -1 से 1 है तो उसका मॉड 0 से 1 होगा, और अगर कोई नंबर 0 से 1 है तो उसका जो बॉक्स होगा वो 0 होगा, उसका बॉक्स 0 होगा। तो अल्टीमेटली ये चीज 0 हो जाएगी बेटा। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या बन गया, मैक्सिमम ऑफ 2x, 0, ये अपने पास क्वेश्चन बन गया बेसिकली बी पार्ट जो इसका है, ठीक है। तो -1 से 1 में इसको प्लॉट कर लेते हैं, -1 से 1 में इसको प्लॉट कर लेते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए बच्चों, देखिए ये 2x लाइन तो हम बना ही लेंगे, -1 से 1 में सीधी लाइन बनेगी, है ना, सीधी लाइन बन जाएगी -1 से 1 में, ठीक है, बन गई। और दूसरी लाइन बनेगी 0, 0 हम बना ही लेंगे, ठीक है। तो 0 लाइन प्लॉट करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम 0 लाइन प्लॉट कर लेंगे। ये 1 और -1 के बीच में बनेगी, ठीक है ना, यहाँ भी 1 और -1 के बीच में ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। चलिए बन गई दोनों लाइन, दो लाइन बनने के बाद मैक्सिमम की बात करते हैं, ठीक है। तो -1 से 0 में मैक्सिमम 0 है, -1 से 0 में मैक्सिमम 0 है, और 0 से 1 में मैक्सिमम 2x है, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, -1 से 0 में मैक्सिमम 0 है और 0 से 1 मैक्सिमम 2x है। तो आइए डिफाइन कर लेते हैं, अब डिफाइन कर लेते हैं, बहुत आसान से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आइए डिफाइन करते हैं, देखिए कैसे डिफाइन करा है, ठीक है। -2 से -1 में मैंने डिफाइन करा ही था, आपको आपके सामने डिफाइन कराई है। और मैंने आपसे बोला कि -1 से 0 में मैक्सिमम 0 है और 0 से 1 में मैक्सिमम 2x है, और अदरवाइज 1 लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। अब हम आराम से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, अगर आप 0 से मैं अगर बात करूं -1 पर, तो -1 के जस्ट पीछे, -1 के जस्ट पीछे, यहाँ -1 रख दीजिए, -1 के जस्ट पीछे अगर आप -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू sin 1 आएगी। कितनी आएगी, sin 1, ठीक है। और -1 पर वैल्यू कितनी है, -1 के आगे वैल्यू 0 है, ठीक है ना। तो -1 के जस्ट पीछे sin 1 है और -1 के जस्ट आगे 0 है, इसका मतलब 1 -1 पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब 0 पर चलते हैं। 0 पे अगर बात करूं तो 0 माइनस पे देखें, 0 से छोटे पे इसकी वैल्यू 0 है और 0 से बड़े पर भी इसकी वैल्यू 0 है। तो 0 से छोटे पर भी वैल्यू 0 है, लेकिन 0 से बड़े पर भी वैल्यू 0 है, दोनों पे वैल्यू 0 है। लेकिन अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं तो शार्प आएगा, क्या आएगा, शार्प आएगा 0 पर। और चूंकि 0 पर शार्प आएगा, इसका मतलब 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कैसा आएगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ ऐसे जाके ऐसे जाएगा, तो शार्प आएगा यहाँ पर। और 0 पे शार्प आने की वजह से ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 0 पर कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आती है 1 पर बात। अगर 1 से छोटा देखें, ये रहा 1 से छोटा, तो 1 से छोटे पे इसकी वैल्यू 2 है और 1 से बड़े पे इसकी वैल्यू 1 है। 1 से छोटे पे इसकी वैल्यू 2 है और 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। तो 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो कोई पूछेगा कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, तो मैं बोलूंगा 1 -1 पर डिसकंटिन्यूअस है और 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है उस पर डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है। तो 2 पॉइंट ये रहे और 1 पॉइंट ये रहा, 3 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आंसर आएगा 2 पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस नहीं है और 3 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। 2,3 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में ऐसे कराए जाते हैं बच्चों। इसमें करना क्या था, सबसे पहले इसको अपन आई मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, आई मानेंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है किंग प्रॉपर्टी का। देखते हैं अपन स्टार्ट करेंगे कैसे करना है। आइए बच्चों देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम इसको आई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, आई, ठीक है ना। सबसे पहले हमने इसको आई मान लिया। मान लिया आई मानने के बाद मैंने किंग प्रॉपर्टी लगाई है। किंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है a प्लस बी माइनस एक्स। क्या लगाते हैं बेटा, a प्लस बी माइनस एक्स। तो a प्लस बी माइनस एक्स अगर आप लगाएंगे तो ये आएगा -π/2 प्लस π/2 और माइनस एक्स आ जाएगा बच्चे, ठीक है ना। तो किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो दुनिया में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पर माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा माइनस एक्स आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा और यहाँ पर भी एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो e की पावर माइनस एक्स है ना विद्यार्थी, इस e की पावर माइनस एक्स को लिखेंगे 1/e की पावर एक्स। e की पावर माइनस एक्स को लिखेंगे 1/e की पावर एक्स। तो ये बन जाएगा ये वाले टर्म, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि माइनस एक्स रखने पर साइन की पावर 6 पर कोई फर्क नहीं पड़ता और कॉस की पावर 6 पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई किंग लगाने के बाद, और ये किंग लगाने से पहले थी। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो क्या होगा,
ठीक है। तो जैसे हमने इनको ऐड किया तो 2i बराबर क्या आएगा, ऊपर भी 1 प्लस ई की पावर एक्स आ जाएगा और नीचे भी 1 प्लस ई की पावर एक्स आ जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होने के बाद मेरे पास बचेगा केवल ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ पर हम नैनो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, चूंकि ये फंक्शन इवन है। कैसा फंक्शन है बेटा, इवन फंक्शन है। तो जब इवन फंक्शन में नैनो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो माइनस ए से बन जाता है ट्वाइस ऑफ जीरो से। ठीक है, नैनो प्रॉपर्टी अप्लाई करते ही माइनस ए से बिकम्स ट्वाइस ऑफ जीरो से, तो ये बन जाएगा ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस बन जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरे पास बच गया, ये बच गया कि नहीं बचा, बच गया। अच्छा, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6 को मैंने तो कैसे तोड़ा है, इसको मैंने लिखा है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब और उसको लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। ठीक है, ये लिख लिया। ठीक है, अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू में लगाऊंगा, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो 1 आ गया। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो गया, ए प्लस बी तो 1 आ गया। फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी साइन की पावर 4 आएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस की पावर 4 आएगा, और माइनस ए बी ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको तोड़ लिया ए स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर के क्यूब से, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद हम डिवाइड करेंगे कॉस की पावर 4 से। किससे डिवाइड करेंगे बेटा, कॉस की पावर 4 से। तो आइए देखते हैं, यहाँ से हमने कॉस की पावर 4 से डिवाइड किया, तो जैसे हम कॉस की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, बन गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए और जैसे ही आप कॉस की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, इसमें मुझे 10x को t मानना है। किसको t मानना है, 10x को। तो आप क्या करना, छोटा सा काम करना है ना, ये 0 से 90 है प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेक स्क्वायर, सेक की पावर 4 है तो एक सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर ही रहने देना और एक सेक स्क्वायर को लिख लेना 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आसान रहेगा मेरे ख्याल से। अपॉन में आ जाते हैं, अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, अपॉन में लिखेंगे 10 की पावर 4x प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप 10x को t मानना। अब सारे बच्चे किसको t मानना बेटा, 10x को t मानना। तो जैसे आप 10x को t मानेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चे, जैसे 10x को t मानेंगे तो ये तो चला जाएगा यहाँ से, है ना, ये पूरा पोर्शन यहाँ से चला जाएगा। तो जैसे ही मैं 10x को t मानूंगा ये पूरा पोर्शन चला जाएगा, तो बनेगा कितना, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन t4 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट आप निकालोगे, जब आप 10x को t मानोगे तो नई लिमिट आएगी 0 से इन्फिनिटी। आ गया, यहाँ तक आने के बाद ये क्वेश्चन बन जाता है क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक का। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। तो उसका क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर और नीचे से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से भी और नीचे से भी टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, दोनों तरफ से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। राइट, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल होने के बाद ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए आगे। ठीक है, ये जो आपका एक्सप्रेशन था नीचे वाला, इसको मैंने लिख लिया t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 1। उसका सिंपल सा लॉजिक है, जब क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक पढ़ाया जाता है तो ये बोला जाता है कि नीचे वो टर्म बनाओ जिसके डिफरेंशिएशन से ऊपर वाला आ जाए। तो मैंने सिंपल t माइनस 1/t को u माना है, और जैसे ही मैंने t माइनस 1/t को u माना या y माना, यहाँ पर y माना हुआ है तो मैं y मान लेता हूँ, तो इसको मैंने y मान लिया। y मानते समय इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt बराबर आएगा dy, बराबर आएगा dy। समझ में आ गया, dy आ जाएगा तो ऊपर वाला चला जाएगा, ये पूरा चला गया, इसकी जगह dy आ जाएगा। कितना आ जाएगा, dy आ जाएगा और नीचे y स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नई लिमिट अगर आप निकालेंगे तो 0 पे नई लिमिट माइनस इन्फिनिटी आएगी और इन्फिनिटी पे नई लिमिट इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y। आप लिमिट रखेंगे, लिमिट रखते ही यू विल गेट आंसर एंड द आंसर इज पाई। कितना आंसर आएगा बेटा इसका, पाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर पाई आ जाएगा। करेक्ट, क्वेश्चन लेंदी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन लेंदी है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज पाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है हम लिमिट एजेस हम पढ़ाया जाता है डेफिनेट के अंदर, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है तो मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ। देखिए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सबको दिख ही रहा होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ऊपर वाली टर्म देखेंगे तो सब में एन स्क्वायर आ रहा है, करेक्ट है। यहाँ पर भी सब में एन स्क्वायर आ रहा है, प्लस ये वाली टर्म वेरी कर रही है, ये 1 है बेटा, ये 4 है ना, ये 9 है, यानी आर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया। अच्छा आगे चलो, ये एन है, प्लस वेरी कर रहा है तो ये n प्लस आर आ गया, ये वेरी कर रहा है। ठीक है, अच्छा आर वेरी करना कहाँ से चालू होगा, आर वेरी करना चालू करता है 1 से लेकर n तक। समझ में आ गया, सिंपल सा एक्सप्रेशन बन जाएगा। हमेशा की तरह हमें करना क्या होता है आपको पता ही है, हमेशा की तरह हमें सबसे पहले एक तो आर बाइन बनाना होता है, एक 1 बाइन बनाना होता है। ठीक है, तो एन स्क्वायर यहाँ पर है ही, एन स्क्वायर मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो ये बनेगा 1 प्लस आर बाय एन का होल स्क्वायर बनेगा, करेक्ट है। यहाँ से मैं n कॉमन लूँगा तो ये 1 प्लस आर बाय एन बनेगा। ठीक, कैंसिल हो गया बच्चे। ठीक है, कुछ करना नहीं है। इसके बाद आप इसको चेंज करेंगे तो बन जाएगा 0 से 1 बनेगा लिमिट। अच्छा आर बाय एन की जगह x आता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और उसके आगे 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, आर बाय एन को हटाकर हम x लिखते हैं और 1 बाय एन को हटा के हम dx लिखते हैं और लिमिट आप निकालेंगे तो 0 से 1 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहाँ तक बन जाएगा। उसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सब सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे।
ठीक, यहाँ तक मैंने आपको करा, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको करके दिखाया। और यहाँ तक करने के बाद बच्चे, सारे बच्चे जानते हैं कि x की जगह tan थीटा रखना है हमें। क्या रखना है? x की जगह tan थीटा। तो हमने x की जगह tan थीटा रखा, ठीक है। तो जैसे हम x की जगह tan थीटा रखेंगे तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर π/4 तक आ जाएगी। अच्छा, dx कितना आएगा? dx आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, dx तो आ ही जाएगा sec स्क्वायर थीटा, नीचे भी sec स्क्वायर थीटा आएगा और ये बनेगा 1 + tan थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद 1 + tan थीटा बनेगा, उसको हम sin cos में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? sin cos में। तो जैसे आप sin cos में चेंज करेंगे यू विल गेट दिस। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था इस वाली स्टेप में। इस वाली स्टेप में क्या करेंगे? हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बच्चे? 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 cos थीटा आएगा और नीचे cos थीटा प्लस sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 cos थीटा आ जाएगा और cos थीटा प्लस sin थीटा आएगा। और इस 2 cos थीटा को फिर आप ब्रेक करिएगा। कैसे ब्रेक करेंगे प्यारे बच्चों? इस 2 cos थीटा को लिखेंगे cos प्लस sin और इसको लिखा जाएगा cos माइनस sin, ठीक है। और नीचे कितना है? cos प्लस sin। बस इसको अलग अलग कर लीजिएगा एंड यू विल गेट आंसर, ठीक है। इसको अलग अलग करके यू विल गेट आंसर। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। आइए देखते हैं इसके आगे। देखो प्यारे बच्चों, ठीक है, मैंने इसको क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस तरह से लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसका अलग अलग करेंगे तो क्या करेंगे? ये बटा ये प्लस ये बटा ये। तो ये बटा ये तो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, खत्म काम। अच्छा, ये बटा ये में क्या करेंगे? इसको टी मानना आप। इसको क्या मानेंगे? टी। इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया? ये dt हो जाएगा। इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो dt अपॉन टी का हो जाएगा log t। हो गया। बस लिमिट रखनी है, लिमिट रखते ही यू विल गेट आंसर एंड द आंसर इज दिस, राइट। तो मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन, मैं तो इसको इजी कैटेगरी में रखता हूँ। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा लेंदी है लेकिन फिर भी होने लायक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक कर्व है, एक पार्टिकल है मूविंग इन द xy प्लेन अलोंग ए कर्व c, ठीक है ना, जो कि 3,3 से पास होता है एंड द टेंजेंट टू द कर्व c एट द पॉइंट p मीट्स द x एक्सिस। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, एक कर्व आपके पास है, ठीक है, वो आपसे कहता है एक कर्व आपके पास है, ठीक है, एक कर्व ऐसा है, इस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की और ये टेंजेंट जाके ना x एक्सिस को मिलती है यहाँ पर पॉइंट q पर, ओके, और ये कर्व किसी पॉइंट 3,3 से पास हो रहा है, ऐसा वो आपसे बोल रहा है, राइट। तो अब क्या करेंगे भाई? इस पॉइंट को हमेशा की तरह हम x, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x, y मान लेते हैं। वो कहता है कि ये जो टेंजेंट है वो q पे मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज उसने और बोली है, इफ द y एक्सिस बाइसेक्ट द सेगमेंट PQ, यानी ये y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो उसका मिड पॉइंट होगा PQ का, ऐसा उसने बोला है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत नॉर्मल रेंज का है, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन हम सब लिख सकते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन आएगी y माइनस वाई इक्वल टू dy/dx और ये आएगी x माइनस एक्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट Q है, Q पॉइंट के लिए अगर हम देखें तो Q पॉइंट x एक्सिस पर है तो y 0 कर देंगे। अगर y 0 करेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी x माइनस वाई dx अपॉन dy, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये पॉइंट आ गया x माइनस वाई dx अपॉन dy, 0। समझ आ गया? क्लियर है? इसी तरह से अगर मुझे मैं y एक्सिस पे पॉइंट निकाल सकता हूँ, y एक्सिस पे भी पॉइंट निकाल लेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 आएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, ठीक है। चूंकि इन दोनों का मिड पॉइंट ये है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 होगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ? x प्लस एक्स माइनस वाई dx अपॉन dy बाई 2 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, बस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देख लेते हैं आगे। देखिए पिक्चर आपके सामने है, सेम मैं जो पिक्चर मैंने आपको बनाई है, ठीक है, पिक्चर आपके बिल्कुल सामने। देखो बच्चों, ये पॉइंट मैंने निकाल के दिया है, ये पॉइंट हमने माना था, ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं। y एक्सिस पे x 0 करके ये पॉइंट आ गया। इन दोनों का मिड पॉइंट मैंने लिखा है और वो 0 के बराबर है, लिख दिया। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई, वेरिएबल सेपरेबल लगाओगे, सारे y अलग करिए, सारे x अलग करिए, वेरिएबल सेपरेबल लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से आपको पास करना है 3,3 से। जैसे आप 3,3 से पास करोगे तो विल गेट c, ठीक है। और c आते ही कर्व की इक्वेशन आ गई, और कर्व अगर y स्क्वायर इक्वल टू 3x आ गया तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आएगी। y स्क्वायर इक्वल टू 3x का लेटेस्ट सेक्टन 3 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा, ओके। If the maximum area of a triangle that can be inscribed in an ellipse, ठीक, अगर आपको इस एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, उसने x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ठीक है, प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 दे रखी है, ओके। ये एलिप्स बन जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा क्योंकि a2 से बड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा क्योंकि a2 से बड़ा है। तो ये हो गया a, 0 प्यारे बच्चों, और ये हो गया 0, 2 समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोला इफ द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए एलिप्स, ठीक है, हैविंग वन ऑफ दैट्स वर्टिकल एंड वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक है ना। वो कह रहा है कि इसका एक वर्टेक्स जो है ना, वो तो मेजर एक्सिस है, बाकी दो यहाँ पर है विच इज पैरेलल टू द
ये पैरेलल है। एक जो वो कह रहा है कि एक वर्टेक्स तो मेजर एक्सिस हो गया, मेजर एक्सिस वाला a, 0 हो गया, और साथ में बोला है कि वन ऑफ इट साइड्स पैरेलल टू द y एक्सिस, एक साइड y एक्सिस के पैरेलल है। तो कुल मिला के बेटा ट्राइंगल ये बन गया अपने पास। अब कॉमन सेंस देखो, अगर एलिप्स पे कोई पॉइंट लेना हो तो सबसे खूबसूरत पॉइंट क्या होता है, एक cos थीटा b sin थीटा b2 है, तो ये b2 sin थीटा हो गया, ठीक है, ओके। और ये वाला जो पॉइंट होगा वो हो गया अपने पास a cos थीटा, और ये आ गया माइनस का 2 sin थीटा, ठीक है, और ये मेरे पास b आ गया, समझ में आ गया। तो इस ट्राइंगल का एरिया लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। इस ट्राइंगल का एरिया हम लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस, बेस कितना होगा इस ट्राइंगल का, बेस हो जाएगा ये वाली हाइट, यानी लेंथ हो जाएगी 4 sin थीटा, ठीक है, ये 4 sin थीटा हो गया, और बचा हाइट। अगर मैं हाइट की बात करता हूँ, ये एल्टीट्यूड, तो ये लेंथ मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ a है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ a है, और ये लेंथ है a cos थीटा, ठीक है ना। तो ये है a cos थीटा और ये a है, तो बचा कितना a माइनस a cos थीटा, ठीक है ना। ये लीजिए सर, ये आपके पास a माइनस a cos थीटा गया। तो प्यारे बच्चों ये अपने पास आ गया ट्राइंगल के एरिया। और उसके बाद मैक्सिमम या मिनिमम किसी भी चीज़ को हमें करना होता है तो उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्या बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ शेड करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने एरिया लिखा जो मैंने आपको लिख कर बताया, ठीक है, जो मैंने आपको लिख कर बताया प्यारे बच्चों, ठीक है, ये एरिया मैंने आपको लिख कर दिखाया था प्यारे बच्चों, ठीक है। और एरिया लिखने के बाद अब इसे डिफरेंशिएट करना हमारा काम है, राइट। चलिए ठीक है, ये अपने पास आ गया एरिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोफिस्टिक तरीके से लिख लिया मैंने, 2a इंटू साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा उसके बाद ये a टू a है ना, मैंने क्या करा, साइन थीटा तो अंदर ले गया, और ये बनेगा साइन थीटा को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, अच्छा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2 थीटा बना लिया, ठीक। अब किसी भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कर दीजिए और जीरो कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करके जब आप जीरो करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको कॉस थीटा की 2 वैल्यू आएंगी, एक -½ आएगी बच्चे और एक 1 आएगी, आ गई। अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू -½ आ गई और कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन उसने साफ बोला है कि भाई कॉस थीटा की वैल्यू एक तो -½ होगा और एक 1 हो गई, ठीक है। अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू -½ और 1 आने का मतलब 2 चीज आ गई, एक तो थीटा 0 हो गया, एक 2π/3 हो गया, ठीक है। थीटा हमारा 0 हो नहीं सकता था यहाँ पर, ठीक है, थीटा हमारा 0 हो नहीं सकता था, इसलिए हम क्या करें, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली थीटा कितना होगा बेटा, 2π/3 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप इसका डबल डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, डबल डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। जब आप इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे इसका, तो डबल डिफरेंशिएशन में जब मैं थीटा की जगह 2π/3 रखूंगा, डबल डिफरेंशिएशन में थीटा की जगह 2π/3 रखूंगा, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर किसी पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, इसका मतलब उस पॉइंट पर मैक्सिमा बनता है। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि थीटा इक्वल्स टू 2π/3 पर हमारा जो एरिया है डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। तो डिसाइड हो गया, थीटा निकल गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा अगर थीटा निकल गया तो मैं एरिया लिखने में आसान हूँ। क्यों क्यों आसान है मुझे एरिया, ये एरिया था मेरे पास, यही था ना एरिया, ठीक है। और मुझे पता चल चुका है कि ये एरिया जो है वो मैक्सिमम है 2π/3 पर, तो थीटा की जगह मैं 2π/3 रखूंगा। तो यहाँ पर थीटा की जगह रखूंगा 2π/3 और यहाँ पर भी रखूंगा थीटा की जगह 2π/3। तो यहाँ रखूंगा 120 तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ रखूंगा 120 तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और एरिया आपको दे रखा है 6√3। एरिया कितना दे रखा है प्यारे बच्चे, 6√3 दे रखा था। तो एरिया दे रखा था 6√3 और एरिया हमने निकाला, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, आ गई नहीं आ गई। और अगर ए आ गया तो प्यारे बच्चे एलिप्स आ गया, ठीक है। और अगर एलिप्स आ गया तो एसेंट्रिसिटी निकालना हम जानते हैं, किसी भी एलिप्स की एसेंट्रिसिटी होती है बेटा b² = a² 1 - e²। सो सिंपली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू विल गेट आंसर। तो ठीक है बेटा, b² हमें पता था 4 है, a² हमें पता था 16 है, तो यहाँ से हम एसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे एंड वी विल गेट आंसर √3/2। ओके, तो एक क्वेश्चन है, नॉर्मल था लेकिन लेंदी बहुत है, अगेन इट्स अ लेंदी क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है कि इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, है ना, 3 वर्टिसेस दे रखे हैं उसने, अगर 4 है, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, वो 4 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो ट्राइंगल के एरिया हम सब जानते हैं क्या होता है, तो 1/2 1 अल्फा 1 अल्फा 0 1 0 अल्फा और 1, ठीक है। ये 4 के इक्वल दे रखा है, यानी +-4। तो यहाँ से हम अल्फा निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। और उसके बाद बोला है कि पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो बीटा क्या होगा। तो मुझे लगता नहीं इस क्वेश्चन में कुछ करना है, आप यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से प्लस माइनस लेके आप अल्फा निकालेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया, यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे इसको, क्योंकि डिटर्मिनेंट को सॉल्व आप सब कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ से अल्फा की वैल्यू +-8 आ जाएगी।
अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 8 आने के बाद जो उसने पॉइंट्स दे रखे थे वो कोलिनियर हैं, कोलिनियर है तो उनसे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। ठीक है, इनको 0 कर दिया। तो चूंकि हम अल्फा निकाल चुके हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर ये आपके रिलेशन आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे, अल्फा की वैल्यू चाहे प्लस 8 रखें चाहे माइनस 8 रखें, दोनों केस में हमें बीटा मिलेगा -64। तो ये आसान है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले एरिया निकाला, प्लस माइनस 4 के इक्वल करके अल्फा निकालेंगे और कोलिनियर की शर्त लगाएंगे तो हमें बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा आएगा -64। क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए इस साल, कई बार पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये नॉर्मल क्वेश्चंस में मानता हूँ कि नॉर्मल कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अपन fx बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, fx बोल देते हैं। ठीक है, इसको मैंने fx बोल दिया। ठीक है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये आएगा 7x की पावर 6 माइनस 7। ठीक है, तो 7 कॉमन आ गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से इसके फैक्टर होंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यही होगा प्यारे बच्चे। और साथ में आएगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। फैक्टर करना मुझे लगता है आप सबको आता होगा। फैक्टर मैंने कैसे किए हैं, इसको मैंने 7 कॉमन लिया है और उसको लिखा है एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यूब मैंने लगाया है, तो ए माइनस बी आएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 पॉइंट मुझे मिलेंगे, -1 और 1, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ग्राफ बन जाएगा। अब इसकी 1 पे वैल्यू देख लेते हैं। देखिए 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। जैसे आप इसकी 1 पे वैल्यू देखेंगे, है ना, सारे बच्चे देख लो इसकी वैल्यू 1 पे कितनी आ रही है। तो 1 पे इसकी वैल्यू आई थिंक -1 पे इसकी वैल्यू देखिए, तो -1 पे इसकी वैल्यू आ रही है 7 मतलब पॉजिटिव आ रही है। तो ग्राफ ऊपर तक जाएगा इंक्रीज करता हुआ। ठीक है, अच्छा 1 पे वैल्यू निकालिए, 1 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ग्राफ डिक्रीज करता हुआ नीचे जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और उसका ऊपर चला जाएगा इंक्रीज करता हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। 1 तक -1 तक इंक्रीज करेगा, फिर 1 तक डिक्रीज करेगा, फिर वापस इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो बताओ ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, 3 जगह पे कट करेगा। तो बताओ इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा डी। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, आंसर इज डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ए रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी अगर x 1 से लेकर 4 है और x लेस देन इक्वल टू 2 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ उसने बोला क्या है। उसने बोला है x जो है 1 से 4 है और x लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो फेवरेबल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, नीचे तो कितना आ गया, टोटल तो आ गया x लेस देन इक्वल टू 2 है। ओके, और फेवरेबल क्या है, फेवरेबल है कि 1 से 4 होना चाहिए, 1 से 4 के बीच में होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 या 2 से छोटा हो, 1 से 4 के बीच में हो, तो एक ही पॉसिबिलिटी है बेटा, वो है P2। कॉमन सी बात है। ठीक है, आप चाहते हो कि 1 से 4 के बीच में हो और 2 या 2 से छोटा हो, तो एक ही चीज कॉमन आ रही है P2, तो P2 अपॉन Px लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ, है ना, ये बन जाएगा P2 और नीचे x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब होता है 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो P2 की वैल्यू कितनी है, 4k है, P0 की वैल्यू कितनी है, k है, प्लस 2k है और प्लस 4k है। तो आंसर आएगा 4/7, आंसर आएगा 4/7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बेटा, 4/7। करेक्ट, जो मैंने आपको बताया वही हमने किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये एक बिल्कुल सिंपल और एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। क्या होती है प्रॉपर्टी बेटा, वो होती है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। ठीक है बेटा, तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ इस्तेमाल करिए। कैसे करेंगे, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर π/3 माइनस साइन स्क्वायर x लिखा जाएगा। ठीक है, और बराबर में लिखा हुआ है 1/4। ठीक, और उसको लिखा जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, cos 2x हमें लिखना आता है। मेरे ख्याल से अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत बची नहीं है। क्यों नहीं बची है दिक्कत, क्योंकि cos स्क्वायर π/3 हमें पता है, cos 60 होता है हाफ, तो 1/4 हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर आ गया, और बराबर में आ गया बच्चे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब आप साइन स्क्वायर को t मानिए
और आराम से क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करिए, ठीक है। तो नाउ यू कैन एज्यूम sin स्क्वायर एज ए t एंड यू कैन सॉल्व इट, राइट। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा। तो देखते हैं क्या करा है अपन ने। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैं समझा चुका हूँ, वही किया होगा उन्होंने। देखिए सबसे पहले जो स्टेप मैंने बताई थी वही इन्होंने की है। ऑब्वियस सी बात है, जो स्टेप मैंने बताई थी बेटा वही की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या किया इन्होंने। ओके तो देखिए हमने यहाँ पर सॉल्व किया, जो मैंने आपको समझाया था बेटा, यहाँ तक आ गया, ठीक है। और यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स को हमने t माना है। क्या माना है बेटा? sin स्क्वायर एक्स को हमने t माना है। तो sin स्क्वायर एक्स को जब हमने t माना तो यू विल गेट दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद सब कुछ काटा पीटी करने के बाद यू विल गेट sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो यहाँ से sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर sin स्क्वायर एक्स 0 आ जाए तो x की वैल्यू n पाई आएगी। कितनी आएगी? n पाई आएगी। n पाई का मतलब अब हमें आंसर दे रहा है -3 पाई से +3 पाई के बीच में, -3 पाई से +3 पाई के बीच में, ये हमें आंसर देना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -3 पाई, -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई और 3 पाई, यानी 7 सॉल्यूशंस हमारे आएंगे। एक ऑर्डिनरी बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से सारे बच्चे इसको करके भी आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ओके सीधा स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। 2 लाइंस आपके पास है, ठीक है। और उसने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1/√3 के बराबर है। ओके 2 लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है बॉक्स a2 - a1, ठीक है, b1 b2, और ये होता है mod b1 क्रॉस b2, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा पॉइंट आपको बता दूं, जैसे ये पॉइंट हो गया 1, 2 और 3, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया 2, 4 और 5। तो अगर मैं a2 - a1 लिखना चाहूँ तो a2 - a1 क्या होगा, इन में से सब्ट्रैक्ट करते जाओ इनको। तो जैसे 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ठीक है ना। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। तो ये तो हो गया a2 - a1। b1 b2 की बात करूँ तो b1 हो गया 2 3 लैम्डा, b1 हो गया 2 3 लैम्डा, ठीक है। और b2 कितना हो गया प्यारे बच्चों? b2 हो गया 1 4 5। ओके अब हमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। अब हमें क्या करना है बेटा? ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो बॉक्स हमें लिखना आता ही है, तो तीनों चीजें हमारे सामने हैं तो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें दे रखी है 1/√3 के बराबर। तो सिर्फ कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। ये मैंने लिखा था a2 - a1, b1 b2 हमने लिख लिया, b1 b2 है। नीचे क्या लिखेंगे? ij क्या है? b1 b2, ये हमने लिख लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसको कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व करना है तो कैलकुलेट करेंगे, तो ये सब कैलकुलेशन आप कर सकते हो। मुझे लगता नहीं कि इसमें मैं कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ नहीं, वो तो आपको करनी है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, अरे 1/√3 के बराबर दे रखी है, ठीक है। गिवन था ऑलरेडी। अब आप स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, ये मिल जाएगी। उसने बोला कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा जो भी मिलेंगी उनका सम चाहिए था। लैम्डा की जो भी पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी उसका सम चाहिए था। तो लैम्डा 1 + लैम्डा 2 निकाल लीजिए, और लैम्डा 1 + लैम्डा 2 आएगा 16, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 16 आएगा। अगेन इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है लेकिन लेंथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ठीक है, अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन, 3D का, सिंपल, जो क्लास नोट्स में कराया जाता है। मैक्सिमम लोग इसको क्लास नोट्स में कराते ही हैं। लेट द पॉइंट्स ऑन द प्लेन, है ना, P बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है ना। ओके वो ये कहता है आपसे कि एक प्लेन पे कोई पॉइंट है जो कि एक प्लेन है, उस पे कोई पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है। ओके तो उस प्लेन की और इस प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो समझा देता हूँ मैं आपको क्या सिचुएशन है। देखिए ये अपने पास एक पॉइंट है -4, 2, 1, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट है मेरे पास 2, -2, 3। समझ में आ गया? ठीक है, एक प्लेन हमारे पास ऐसा है, ये एक प्लेन है, समझ में आ गया। जो प्लेन है उस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है जो कि इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो जब कोई पॉइंट अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो उसके मिड पॉइंट से पास होगा, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट प्लेन पर है जो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब वो पॉइंट क्या होगा, इसके उसका जो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उस प्लेन पर लाई करेगा, ठीक है। सिंपल सी गणित। अगर अपन स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे तो स्ट्रेट लाइन में अगर आपको याद होगा कि अगर स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट ऐसे मूव करता है कि उसकी इससे डिस्टेंस बराबर है, तो जब हम आगे बढ़ते थे तो एक ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता था और ये लाइन इसके मिड पॉइंट से पास होती थी। सेम काम प्लेन में होता है। अगर अपने पास 2 पॉइंट हैं और एक पॉइंट इस प्लेन पर है, उसकी दोनों से डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब इस पॉइंट पर इन दोनों का मिड पॉइंट लाई करेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लाइन आप देख रहे हैं AB, ये प्लेन के नॉर्मल का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? प्लेन के
नॉर्मल का काम करेगी। ये लाइन किसका काम करेगी? प्लेन के नॉर्मल का काम करेगी। तो दो बातें हो गई। अगर ये लाइन जो है प्लेन का नॉर्मल का काम करेगी तो हमें डी आर्स मिल गए। क्या मिल गए? डी आर्स। किसके? प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स। कैसे निकालेंगे? इसमें से सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे तो 6 आएगा, -4 आएगा और 2 आएगा, ठीक है। तो डी आर्स मुझे मिल गए। डी आर्स मिलेंगे 6 -4 और 2, ठीक है। ये प्लेन के नॉर्मल के डी आर है, यानी ये लाइन जो है वो प्लेन के नॉर्मल का काम कर रही है। दूसरी बात, प्लेन जो है वो इसके मिड पॉइंट से पास होगा एंड द मिड पॉइंट इज -1, ठीक है, 0 एंड 2, दिस इज द मिड पॉइंट, ठीक। तो प्लेन पे अगर मुझे पॉइंट पता है और प्लेन के अगर मुझे नॉर्मल के डी आर पता है तो उसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ। कैसे लिखते थे इक्वेशन? r - a डॉट n इक्वल्स टू 0, दिस इज द फॉर्म। इससे हम प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पॉइंट्स पता है r - a कितना है बेटा? -1, 0, 2 और डॉट n कितना है बेटा? n हमारे पास है 6 -4 और 2 इक्वल टू 0, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यही मैंने आगे किया है, आइए देखते हैं। देखिए हमने ऐसे किया है, आपको दिख रहा होगा, है ना। r - a डॉट n इक्वल टू 0, r की जगह हम लिख सकते हैं x y z। r की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चे? x y z, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो r की जगह लिख सकता हूँ x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो उसको यहाँ पर रखूंगा और सॉल्व करूंगा तो हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन नंबर 1। ओके, प्लेन नंबर 1 की इक्वेशन के बाद हम चलते हैं प्लेन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमें ऑलरेडी पता था। और जब हमें दोनों प्लेन्स की इक्वेशन पता है तो दोनों प्लेन्स की इक्वेशन के बाद उनके बीच में एंगल निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालते थे एंगल? a1 a2 यानी 6 प्लस b1 b2 यानी -2 प्लस c1 c2 यानी 3 अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², दोनों के लिए लिखना पड़ेगा। तो √14 यानी टोटल 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हाफ आ रही है और अगर cos थीटा की वैल्यू हाफ आ रही है तो थीटा आ गया 60 डिग्री, यानी एंगल बिटवीन प्लेन्स इज 60 डिग्री। एंगल बिटवीन प्लेन्स इज 60 डिग्री, करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है, अगेन इट्स ए सिंपल। 3D के जो क्वेश्चन आए थे वो सारे आसान आए थे। ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन अपने पास कहता है कि a और b 2 यूनिट वेक्टर्स हैं और आपको बोला गया है कि ये चीज जो है वो 2 के बराबर है। तो सबसे पहले आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए। क्या करिए? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा a टोपी प्लस b टोपी का होल स्क्वायर आएगा, प्लस ये कितना आएगा? 4 a टोपी क्रॉस b टोपी का होल स्क्वायर आएगा, प्लस ये आएगा 2, ये आएगा a टोपी प्लस b टोपी आएगा और ये आएगा 2 a क्रॉस a टोपी क्रॉस b टोपी आएगा, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा और इक्वल टू 4 आ जाएगा। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चूंकि यूनिट वेक्टर है तो a टोपी प्लस b टोपी का स्क्वायर कितना आएगा? 1 + 1 + 2 cos थीटा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये आ जाएगा 2 + 2 cos थीटा आ जाएगा। इधर आ जाइए। अच्छा, इसका +4 है ना, इसकी बात करूं तो a टोपी क्रॉस b टोपी का होल स्क्वायर मॉड आ गया बेसिकली, तो वो होता है a² b² sin² थीटा। a² b² sin² थीटा, a और b तो 1 हो गया तो ये आएगा sin² थीटा, ये sin² थीटा आ जाएगा। प्लस बच्चे देखो, अगर मैं इसके बीच में डॉट, यहाँ पर डॉट भी आएगा, सॉरी ये डॉट भी आएगा, तो a टोपी डॉट a क्रॉस b 0, b टोपी डॉट a क्रॉस b 0, ये 0 हो जाएगा तो बराबर बचेगा 4, ठीक है। तो बेसिकली नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बन जाएगा। तो 2 ये 1 प्लस cos थीटा हमारे पास है ही, ठीक है, प्लस 4 sin² थीटा को मैं 1 - cos² थीटा लिख सकता हूँ और यहाँ से मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा? cos थीटा की। तो आइए देखते हैं, अपना टाइम नहीं खराब करेंगे, फटाफट cos थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। ये देखिए हमने सॉल्व किया है, तो यहाँ से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली है प्यारे बच्चों, क्योंकि वो आप कर सकते थे। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आएंगी 2 आएंगी, एक -½ आएगी। cos थीटा की 2 वैल्यू आएंगी प्यारे बच्चों, कितनी आएंगी? 2, ठीक है। cos थीटा की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो -½ आएगी, एक 1 आएगी, ठीक है। पर थीटा 0 से पाई दे रखा था, 0 और पाई दोनों पर ओपन था, तो हम ये ले नहीं सकते, यानी cos थीटा की वैल्यू हमें -½ लेनी पड़ेगी, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 2π/3। आगे थीटा की वैल्यू 2π/3। अब मुझे थीटा मिल चुका है, थीटा मिल चुका है, तो अब मुझे ऑप्शंस पे चेक करने पड़ेंगे। तो एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है? ये पहला ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन है 2a क्रॉस b का मॉड इक्वल्स टू, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 2 a टोपी क्रॉस b टोपी इक्वल्स टू मॉड a टोपी माइनस b टोपी। ये हमें पहला ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। दोनों तरफ वापस स्क्वायरिंग कर लीजिए। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा 4 a टोपी क्रॉस b टोपी का होल स्क्वायर आ जाएगा और बराबर यहाँ आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2 a टोपी डॉट b टोपी। समझ में आ गया? अच्छा, इसका यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a² 1 हो गया, b² 1 हो गया, sin² थीटा आएगा, तो यहाँ से sin² थीटा आ जाएगा, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और ये आ जाएगा 2 - 2 cos थीटा आ जाएगा। क्लियर? क्या हमें cos थीटा की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। cos थीटा की जगह हम रख सकते हैं -½ कितना रख सकते हैं? -½
तो ये आएगा cos थीटा की जगह -½ रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, एंगल अपना आया था 2π/3 यानी sin 120, sin 120 होता है √3/2, तो यहाँ पर रखेंगे 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 = 3 आ रहा है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, हम बोल सकते हैं पहला स्टेटमेंट सही है। सिमिलरली अगर हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये देखिए पहला स्टेटमेंट सही है। इसी तरह से अगर प्रोजेक्शन की बात करते हैं, अगर मैं प्रोजेक्शन निकालना चाहता हूँ ए का ए टोपी प्लस बी टोपी पर, किसी का भी, जैसे मैं ए का बी पे निकालना चाहता हूँ तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी होता है। इसी तरह से ए का प्रोजेक्शन निकालेंगे तो ए टोपी डॉट ए टोपी प्लस बी टोपी अपॉन मॉड, इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही आएगा, तो वो स्टेटमेंट सही था, ये स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। मेन है इसमें थीटा कैसे निकाला गया, बाकी हम सब कर सकते थे, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए ये क्वेश्चन आया है, ये एमओडी का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वाई डबल डैश ये सब आपको दिख ही रहा होगा, है ना, ये एमओडी का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे, आपको डबल डैश पे जाना है तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे बच्चे, तो tan इनवर्स इसको साइन कॉस में बदल लीजिए, ठीक है ना, इसको किस में बदल लीजिए, साइन कॉस में। तो साइन कॉस में बदलेंगे तो ये आएगा 1 - sin x³ आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय cos x³ आएगा, आगे समझ में, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये पढ़ते आए हैं आज तक, ठीक है ना, 1 - sin थीटा है ना, 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा को लिख सकते हैं cos θ/2 - sin θ/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, cos θ/2 - sin θ/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय ये आ गया है ना, cos θ/2 - sin θ/2 होल स्क्वायर। अच्छा, नीचे cos थीटा लिखा है, उसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर θ/2 - sin स्क्वायर θ/2, cos स्क्वायर θ/2 - sin स्क्वायर θ/2, ये लीजिए सर, ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 - sin थीटा को लिख सकते हैं cos θ/2 - sin θ/2 का होल स्क्वायर, और cos थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर θ/2 - sin स्क्वायर θ/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक मैंने cos स्क्वायर θ/2 - sin स्क्वायर θ/2, तो जब फैक्टर करूंगा तो इसका एक फैक्टर इसके फैक्टर से कट जाएगा, ठीक है, और फैक्टर कटने के बाद हमारे पास आ जाएगा बेटा ऊपर मेरे पास आएगा cos x³ प्लस sin x³ आएगा, ठीक है, आएगा, और नीचे मेरे पास आएगा विद्यार्थी cos x³ और माइनस का sin x³, ठीक है, आ गया। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब समझदार हैं, उन्हें पता है कि अगर मैं ऊपर और नीचे cos x³ से डिवाइड कर दूं, अगर मैं ऊपर और नीचे cos x³ से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा 1 + tan x³, 1 - tan x³, यानी बन जाएगा tan π/4 - x³। ये आराम से बन जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ तक स्टेप समझ में आने के बाद मुझे लगता नहीं है किसी को इसमें दिक्कत आने वाली है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, x³ जो है वो π/2 से 3π/2 के बीच में है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। दोनों तरफ π/4 ऐड कर दीजिए, यहाँ π/4 ऐड करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पर π/4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर भी मुझे π/4 ऐड करना है, ठीक है, तो 270 और इसमें π/4 ऐड करूँगा, ठीक है, तो ये π/4 ऐड करेंगे तो इसमें जो भी आएगा वो आ जाएगा -3π/2 प्लस π/4, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आ जाएगा 2 - 6π प्लस π/4, यानी माइनस का 5π/4, ठीक है। हमने एक छोटी सी इसमें गड़बड़ कर दी है, हमें x³/2 चाहिए था, मैंने सिर्फ x³ निकाल दिया, हमें /2 भी करना है, तो छोटा सा मिस्टेक हमसे हुई है, थोड़ा इसको सही कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत है, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमने सबसे पहले x³ लिखा π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में, मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत थी, और यहाँ तक आने के बाद मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा, वो तो हमें करना ही था। इसको 2 से भी डिवाइड करना था, किससे डिवाइड करना था, 2 से, जो मैं करना भूल गया, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करूँगा तो -π/4 और ये -x³/2 और ये आएगा माइनस का 3π/4 आएगा, ठीक है बच्चे। अब आप इसमें π/4 ऐड करो, और जब आप π/4 ऐड करोगे तो यहाँ 0 आएगा, और यहाँ पर प्यारे बच्चे यहाँ पर कितना आएगा, ये माइनस का π/2 आएगा, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में आ रही है, और अगर इसकी वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में आ रही है तो tan इनवर्स को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, यानी आप सीधा tan इनवर्स से 10 को हटाकर π/4 - x³/2 लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या किया है हमने, राइट। देखिए जो मैंने बताया वही हमने किया है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा सारी स्टेप्स, आपको दिख रहा होगा कि सारी स्टेप्स वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। देखिए यस, ठीक है। तो
तो आपको दिख रहा होगा सारी स्टेप्स वही हैं जो मैंने आपको बताई थी, सेम स्टेप्स हमने फॉलो की हैं, हमने सब कुछ फॉलो करके सेम, और यहाँ पर हम डायरेक्ट पहुँच गए, क्यों उसका लॉजिक मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ तक आने के बाद एक रूटीन क्वेश्चन है, उसका 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार फंक्शन निकल जाता है, उसके बाद सिंपल सी एक्सरसाइज है, मेरे को लगता नहीं इसके बाद किसी बच्चे को दिक्कत आएगी। यहाँ से आप x³ 2 निकालेंगे, x³ निकालेंगे, और x³ निकालने के बाद आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो पहली बार जब डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे मैंने ये निकाला, ठीक है ना, तो हमने इसको ये y निकाला, अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट दिस, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, और थोड़े से मैनिपुलेशंस हमें करने हैं। कैसे मैनिपुलेशंस करने हैं कि y डबल डैश बराबर माइनस का 3x आ गया, अच्छा y डबल डैश बराबर माइनस का 3x आया, अब हमें x चाहिए, तो x यहाँ से निकाल लेंगे, बोल लो ये रहा x, उस x को उठा के यहाँ रख दीजिए, यू विल गेट आंसर। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन अगेन लेंदी है, थोड़ा लेंदी भी है, और मैं कह सकता हूँ थोड़ा अच्छा भी है, तो क्वेश्चन अच्छा भी है, ठीक है। तो ये लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये मैथमेटिकल रीजनिंग का एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, उसमें सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि ऋषि एक जज है ना, और ऋषि इज ऑनेस्ट है, और ऋषि इज नॉट एरोगेंट, ये 3 स्टेटमेंट उसने दिए हैं। द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, नेगेशन का मतलब है, देखिए, इफ ऋषि इज अ जज एंड ही इज नॉट एरोगेंट, ही इज नॉट एरोगेंट, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना भाई। ए ऋषि इज अ जज, ऋषि जज भी है और एरोगेंट भी नहीं है, दोनों बातें उसने बोली हैं, ठीक है ना। अच्छा, और उसने बोला है देन ही इज ऑनेस्ट, देन ही इज ऑनेस्ट, देन ही इज ऑनेस्ट, देन ही इज ऑनेस्ट, ओके। तो कहने का मतलब यह है कि ऋषि इज अ जज एंड ही इज नॉट एरोगेंट। अगर वो कह रहा है कि ऋषि जज है और अगर वो एरोगेंट नहीं है, अगर ये दोनों हैं, implies then this is he is honest, implies कर रहा है, इसका मतलब क्या है, और उसका नेगेशन निकालना है। मैं समझाता हूँ आपको क्या मतलब है, देखिए बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, 2 स्टेटमेंट हमारे थे, ए और सी, वो कह रहा है कि ए एंड सी ये दोनों सही हैं, ऐसा उसने बोला है। देखिए स्टेटमेंट को पढ़िए, अगर ऐसा है और ऐसा है, देन इंप्लीकेशन लगाया उसने, इंप्लीकेशन देन बी, और इसका हमें क्या चाहिए बेटा, इसका हमें नेगेशन चाहिए था। क्या चाहिए था, नेगेशन चाहिए था। अच्छा, आप एक प्रॉपर्टी अपने पास होती है, ए इंक्लिनेशन बी की अगर प्रॉपर्टी आपको पता हो तो नेगेशन ऑफ ए और बी होती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ए अगर इंक्लिनेशन बी है बेटा, तो इस प्रॉपर्टी का मैं लिख रहा हूँ, कैसे लिखूंगा, नेगेशन ऑफ ए एंड सी और बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर एक नेगेशन की प्रॉपर्टी होती है, नेगेशन, जब नेगेशन लगाते हैं तो क्या होगा, तो नेगेशन लगाऊंगा तो नेगेशन से नेगेशन हट जाएगा। अगर आपको पता हो, नेगेशन ऑफ ए और बी जो होता है, ये होता है नेगेशन ऑफ ए, नेगेशन ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो नेगेशन से नेगेशन खत्म हो जाएगा, ए एंड सी आ जाएगा, यहाँ और की जगह एंड बन जाएगा, और नेगेशन ऑफ बी आ जाएगा, करेक्ट है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी आपके सामने है, और इसको अगर मैं देखूं तो आंसर से मैच करूं तो ये आंसर भी सही है। तो आप ऐसे लिखें तो भी चलेगा, और आप ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों एंड है, एंड के इसमें दोनों ट्रू तो ट्रू है ना, दोनों मतलब दोनों ही सही सेम होंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास है, तो अपने पास आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा बी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा बी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये स्टेटमेंट सही है, ए सही है, सी सही है, सी सही है, इम्प्लीकेशन बी, और इसका नेगेशन चाहिए था आपको, ये कह रहा है आपसे। सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड, हर कोई कर सकता है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज गिवन बाय दिस, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। चलिए, तो उसने पूछा है y इंटू ई वाई क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, y इंटू ई वाई क्या होगा, राइट। क्वेश्चन हमसे पूछा गया y इंटू ई वाई, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल दे रखा है आपने, स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब क्या होता है बच्चे, स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब होता है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है ना। तो आपने मुझे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई दे रखा है, आपने मुझे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, ये आपने माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई दे रखा है, ठीक है। ये आपने दे रखा है, इसका उल्टा कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई डी एक्स आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको उल्टा कर देंगे, कर दिया बस, उसके बाद कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर डी वाई, इसको यहाँ से आएगा, और डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एक्स वाई डी एक्स आएगा, और बराबर में आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आ गया। और यहाँ तक आने के बाद, ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ तक आने के बाद बहुत सिंपल सी बात मुझे दिखती है, वो क्या है,
सिंपल सी बात मुझे दिखती है, वो क्या है बच्चे, देखो यहाँ से अगर अपन देखें x कॉमन आ रहा है, x dy प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो डी एक्स वाई हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डी एक्स वाई हो गया। अच्छा यहाँ से अपन मैं इसको नीचे ले आता हूँ, तो एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है, बराबर में क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा, और इस x को उधर से उठा के इधर ले जाता हूँ और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। अब नाउ एक सिंपल क्वेश्चन फॉर्म में बन चुका है, इस कंडीशन हम जानते हैं, इस कंडीशन हम जानते हैं, और उसको पास करना है हमें, किससे पास करना है, हमें पास करना है 1,1 से, तो x की जगह 1 और y की जगह 1 रख लेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो मुझे लगता है इसके बाद आप क्वेश्चन कर पाओगे, है ना, ठीक है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देख लेते हैं सारे बच्चे क्या सॉल्यूशन है इसका। तो मैंने माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई लिखा, ठीक है, यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम एक तरफ लेके गए, जो मैंने आपको सिखाया, यहाँ से अपन को x कॉमन दिख रहा था, अपन ने वो ले लिया, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस कंडीशन हम कर लेंगे, tan इनवर्स xy इक्वल टू ln x प्लस c, और उसने साफ बोला है कि किस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास करेंगे, और जैसे उससे पास करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, c की वैल्यू उठा के रख दीजिए, और आफ्टर दैट यू विल गेट आंसर। तो मुझे लगता नहीं उसके बाद किसी को दिक्कत आई होगी और आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही c की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया tan इनवर्स xy इक्वल्स टू ln x प्लस पाई बाय 4, दोनों तरफ tan अप्लाई कर दीजिए, और दोनों तरफ tan अप्लाई करेंगे तो यहाँ x y बराबर आ जाएगा tan ln x प्लस पाई बाय 4। बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, सीधा यू विल गेट आंसर, ओके। लास्ट में आपको x की जगह शायद e रखना है, तो आप x की जगह e रख दीजिए, तो यहाँ से e इंटू वाई ई आ जाएगा, एंड यू विल गेट आंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के आप लास्ट में x से e रख देना, यू विल गेट आंसर, राइट। ये देखिए हमने किया भी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छे मार्क्स दूंगा, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। लेट लैम्डा बी द लार्जेस्ट वैल्यू दिस फॉर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है ना, उसने बोला है लैम्डा लार्जेस्ट वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, जिसके लिए फंक्शन कैसा है, ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट कर लोगे तो ये आ जाएगा 12 लैम्डा एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 72 लैम्डा एक्स आएगा, प्लस का 36 आएगा, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। एफ एक्स निकाल लिया। अच्छा, कोई भी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 कब होती है, जब a पॉजिटिव हो और d लेस देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसमें से 12 कॉमन लेके उड़ा दीजिए, 12 कॉमन लेके उड़ा देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब उसका d लेस देन इक्वल टू 0 कर दीजिए, d लेस देन 0 करेंगे तो ये आएगा 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 12 लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0 से लेकर 1/3 तक, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आ गई 0 से लेकर 1/3 तक, समझ में आ गया। नाउ वो कह रहा है आपसे कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा तो 1/3 होगी, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा कितनी होगी बेटा, 1/3, है ना। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 1/3। तो जिसने इतना कर लिया उससे क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद बचा गया है, उसने बोला एफ ऑफ लैम्डा यानी 1/3 आएगा, यहाँ पर भी 1/3 आएगा। तो जहाँ जहाँ लैम्डा आ रहा है क्वेश्चन में वहाँ पर आपको 1/3 रखना है, और 1/3 रखने के बाद एक बार 1 रखना है, एक बार -1 रखना है, ठीक है। यानी जैसे ही लैम्डा निकाला उसके बाद एक क्वेश्चन एक नॉर्मल रेंज का क्वेश्चन बन जाता है। देखिए हमने यहाँ से लैम्डा निकाला बेटा, तो लैम्डा की वैल्यू 1/3 आ गई, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू 1/3 आने के बाद क्वेश्चन बन गया एफ ऑफ 1/3 1 प्लस एफ ऑफ 1/3 -1। तो करना क्या था, दुनिया में जहाँ जहाँ लैम्डा आ रहा था वहाँ पर तो रखना था 1/3, और जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ पर एक बार 1 रखना है और एक बार -1 रखना है। रिपीट करता हूँ, जहाँ जहाँ लैम्डा आ रहा है वहाँ पर रखेंगे 1/3, और जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर एक बार रखेंगे 1 और एक बार रखेंगे -1। तो यू विल गेट 72, यू विल गेट 72। तो यहाँ से आंसर 72 आ जाएगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और बहुत मतलब अच्छा है क्वेश्चन, ऐसा मतलब ये कहेंगे कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है मॉड z - 3 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। अच्छा, मॉड z - 3 लेस देन इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एलिप्स को, ये एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बच्चों ये रिप्रेजेंट करेगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये एक वो सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो 3,0 है और रेडियस 1 है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, दूसरी वाली इक्वेशन पे चलता हूँ। दूसरी वाली इक्वेशन क्या लिखी हुई है, z और ये z बार, तो 4z प्लस z बार आ गया,
ठीक है, आगे चलते हैं। 3 आइटा, 3 आइटा अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा z माइनस z बार बनेगा, ठीक है, ये आ गया, और लेस देन इक्वल टू 24 आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं z को x प्लस आइटा y मानूं, अगर मैं z को x प्लस आइटा y मानूं तो z बार हो गया x माइनस आइटा y, ठीक है। तो z प्लस z बार हो गया अपने पास 2x और z माइनस z बार हो गया अपने पास 2 आइटा y, समझ में आ गया। तो z प्लस z बार हो गया 2x, तो यानी 8x हो गया, और z माइनस z बार हो गया अपने पास 2 आइटा y, समझ में आ गया, क्लियर है, यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद कितना आएगा, 8x आ गया माइनस का 6y आ गया लेस देन इक्वल टू 24 आ गया, तो 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 आ गया, समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली अगर इस लाइन को बनाना चाहें तो लाइन बन जाएगी x/3 माइनस y/4 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। आइए ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ करके दिखाई है और एक सर्किल हमने ड्रॉ करके दिखाया था। सर्किल आप आराम से बना लेते, क्योंकि सर्किल का सेंटर 3,0 है और रेडियस 1 है। अगर रेडियस 1 है तो 2,0 4,0 सर्किल बन जाएगा और ये लाइन आपके पास बन जाएगी, राइट। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात है, वो समझने वाली बात ये है बेटा, ये लिखा हुआ लेस देन इक्वल टू 12, क्या लिखा हुआ बच्चे, लेस देन इक्वल टू 12 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब समझाया था मैं आपको, है ना, इसका मतलब समझ लीजिए ताकि बच्चा गड़बड़ ना करे, ठीक है। अगर मैं इसमें 0,0 रखूंगा, अगर मैं इसमें 0,0 रखूंगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 आ रहा है, यानी ये 0,0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 0,0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है यानी इसका वो पोर्शन लेना है जो ओरिजिन की तरफ है, यानी ये वाला पोर्शन लेना है, ये वाला पोर्शन नहीं लेना, क्योंकि 0,0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0,0 उसको सेटिस्फाई करेगा तो ये वाला पोर्शन लेना है, तो ऊपर वाला पोर्शन हमें लेना है, राइट। ये समझ में आ गया हमें। तो यहाँ तक तो ये डिसाइड हो गया एरिया, भाई ये पोर्शन कौन सा क्यों लेना है, ये वाला समझ में आ गया, और हमारे पास ये दोनों सर्किल और ग्राफ बन गए। अब इसने पूछा गया, आगे पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बन गया सर्किल का, किसका बन गया, सर्किल का। कैसे बन गया, उसने बोला इफ अल्फा प्लस आइटा बीटा इज द पॉइंट इन एस विच इज क्लोजेस्ट टू 4 आइटा, ठीक है। जो हमने एरिया निकाला है उस एरिया में एक पॉइंट है जो कि 4 आइटा के क्लोजेस्ट है, तो आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा जो भी है। अब आप देखते हैं, यहां से हमारा काम चालू होता है, ठीक है। 4 आइटा का मतलब होता है 0,4, 4 आइटा का मतलब होता है 0,4, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास है और इस सर्किल से नियरेस्ट पॉइंट ये होगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमें निकालना है। ये पॉइंट निकालना बहुत आसान है, कैसे, ठीक है, इसलिए बहुत आसान है बच्चे, ठीक है। हमें सर्किल की रेडियस पता है, सर्किल रेडियस कितनी है बेटा, ये 1 है, पता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस पूरी 5 आएगी, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस 5 है, ठीक है। तो बच्चे ये पूरी डिस्टेंस 5 और ये 1 है, तो बच्ची 4, ये 4 हो गई, तो ये 4 हो गई, ये 1 हो गई। तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाकर, अगर मुझे ये पॉइंट पता है 0,4 है, मुझे नियरेस्ट वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है, जो भी पी नाम देना चाहो, और ये पॉइंट मुझे पता है 3,0 है, तो 4,1, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये वाला पॉइंट निकाल सकता हूँ। तो पी पॉइंट मेरे पास आ जाएगा, कितना आएगा, 12/5 आ जाएगा, और दूसरा आएगा 0 × 4, 4/5 आ जाएगा। तो यानी मेरे पास अल्फा आ गया 12 ये, और ये आ गया बीटा, ठीक है, बस खत्म। पॉइंट तो निकालना था, तो अल्फा और बीटा मेरे पास आ गए, और अगर अल्फा और बीटा आ गए 12/5 और 4/5, ठीक है, तो अल्फा और बीटा आ गए, तो आपने मेरे से पूछा क्या था, आपने मेरे से पूछा था 25 × अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, बीटा की वैल्यू रख दीजिए, यू विल गेट आंसर 80, ठीक है। लेंदी अगेन, इट्स ए लेंदी क्वेश्चन, पर अच्छा भी है क्वेश्चन, अच्छा है, बढ़िया फीलिंग वाला क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो आया था बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर मतलब पकड़ में आने वाली बात है। अगर क्वेश्चन पकड़ में आ गया तो लोगों से हो गया, और पकड़ में नहीं आया तो क्वेश्चन लोगों से नहीं हुआ, तो पकड़ में आने वाली बात है। देखिए आपने लिखा हुआ है लेट टी एन लिखा हुआ है इसने, ठीक है ना, और इसने लिखा है कि ए की पावर n × n+1 जो है वो i के बराबर है। अच्छा n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n1 से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, n1 से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे अगर आपने n के लिए 1 रखी तो ये a² = i हो गया, अगर आपने n के लिए 1 रखी तो बेटा a² कितना आ गया, i आ गया, ठीक है, आ गया। अच्छा a² कैसे निकालेंगे, a आपको दे रखा है, ये रहा a, है ना, a आपके पास है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं a कितना हो गया बेटा, -1 0 a और b, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं -1 0 a और b, ठीक है। और ये i के बराबर है, किसके बराबर है, i के बराबर है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से यूँ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मेरे पास आएगा 1, ओके, ये आ जाएगा, ये आएगा a -1 + b आएगा, ठीक है, आ जाएगा, और ये 0 आएगा, ठीक है, और ये आएगा b², ठीक है। अच्छा बराबर में कितना आएगा, ये आएगा 1 0 0 और 1, आगे। अब मैं कंपेयर कर लेता हूँ, जब दोनों तरफ कंपेयर करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा, a × -1 + b = 0 आएगा, और यहाँ से b² की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अच्छा यहाँ से अगर मैं देखूँ दोनों से, अगर जो कॉमन कंडीशन मुझे निकल कर आती है वो आती है b = 1।
अगर b इक्वल टू 1 हो जाए तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर b इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये 0 भी हो जाएगा, और b इक्वल टू 1 होगा तो ये 1 भी हो जाएगा, यानी b इक्वल टू 1 होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो b इक्वल टू 1 होते ही ये वाला पार्ट अपने आप 0 हो जाएगा, और b इक्वल टू 1 होते ही अपने आप 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड कर रहा है b इक्वल टू 1 पर, यानी b की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और आप a की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ए की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। भाई ए आप कहां से कहां तक ले सकते हो, ए आप 1 से लेकर 100 तक कुछ भी ले लो। भाई बी तो फिक्स हो गया, बी तो 1 ही होना चाहिए, तो बी फिक्स हो गया 1, और ए की वैल्यू ले सकते हो आप 1 से लेकर 100 तक, यानी टोटल 100 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 100 एलिमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि यू कैन टेक द वैल्यूज ऑफ ए फ्रॉम 1 to 100, यानी आप ए की 1 से लेकर 100 तक वैल्यू ले सकते हैं, यानी टोटल हमें 100 मिलेगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा? 100। कितना आंसर आएगा इसका? 100। ठीक है, देखिए आप लोग, हमने जो किया है अल्टीमेटली हमने यहाँ से किया b इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली b इक्वल टू 1 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, a कैन टेक एनी वैल्यूज, तो टोटल 100 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसने बोला है कि नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 11 एंड आर फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स। ओके, उसने बोला 7 डिजिट नंबर हमें बनाना है जो कि 11 से डिविजिबल हो। हम सब जानते हैं कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल तब होगा जब उसके ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम का जो डिफरेंस होता है वो या तो 11 से 11 का मल्टीपल हो, या तो 0 हो, ऑब्वियस सी बात है, या 11 का मल्टीपल हो। अल्टीमेटली 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ नंबर एट इवन प्लेसेस, उनका जो डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 11। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो देखिए मैं आपको केस बना के समझाता हूँ, आराम से देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए, है ना, हमने बोला कि सम ऑफ इवन डिजिट यानी सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस माइनस, ये गलत लिखा है, इवन डिजिट नहीं, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, है ना, उनका जो सम होना चाहिए वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की, जब क्या हो सकता है। ठीक है ना, अब मेरे को बनाना है, तो अगर मान लेते हैं सम ऑफ इवन प्लेसेस मेरे पास 10 आ जाए और सम ऑफ ऑड प्लेसेस 21 आ जाए। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ कि सम ऑफ इवन प्लेसेस अगर 10 आ जाए, इवन प्लेसेस के नंबर्स का सम 10 आ जाए और ऑड प्लेसेस के नंबर्स का सम 21 आ जाए, तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 11 का मल्टीपल आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे को ये सोचना है, हमें क्या सोचना है, हमें सिर्फ ये सोचना है कि इवन प्लेसेस का सम 10 आना चाहिए, इवन प्लेसेस का सम 10 आना चाहिए और ऑड प्लेसेस का सम 21 आना चाहिए। तो हम पहले इवन प्लेसेस को सेट करते हैं। तो इवन प्लेसेस को सेट करने के लिए मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? या तो मैं यहाँ पर 2 3 5 ले लूँ, या मैं 1 2 7 ले लूँ, या 1 4 5 ले लूँ। तो इवन प्लेसेस के सम के लिए, मतलब इवन प्लेसेस का सम 10 आना चाहिए, उसके लिए मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। कि 3 पॉसिबिलिटीज हैं मेरे पास इवन प्लेसेस के सम के लिए। अगर मैं ऑड प्लेसेस की बात करता हूं तो बचे हुए जो नंबर हैं वो अपने आप ही ऑड प्लेसेस पे जाएंगे। वो 4 नंबर मेरे पास हैं 1 4 7 9। अगर इसको छोड़ दूंगा तो 4 नंबर ये बचेंगे, इसको छोड़ दूंगा तो 4 नंबर ये बचेंगे, और इसको छोड़ दूंगा तो 4 नंबर ये बचेंगे। ठीक है, इन सब का सम 21 आना चाहिए। तो कहने का मतलब है मेरे पास टोटल कितने केस बनेंगे? यहाँ पर 3 केस बनेंगे, या तो ये केस ले सकते हैं, या फिर ये केस ले सकते हैं, या फिर ये केस ले सकते हैं। राइट, समझ में आ गया। अब आती है अरेंजमेंट की बात। अरेंजमेंट कैसे करेंगे? 3 नंबर्स को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, 4 नंबर्स को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, और ऐसे कितने केस बनेंगे? ऐसे 3 केस बनेंगे, इंटू 3 करेंगे तो ये आंसर आएगा 4 3 2। समझ में आ गया। ये वो केसेस हैं जिसमें सम ऑफ इवन प्लेसेस का जो सम है वो 10 है और ऑड प्लेसेस का सम 21 है। तो कुल मिलाकर हमारे पास ऐसे केसेस बनेंगे 432। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकता था कि अब उल्टा सोचते हैं, है ना। हमने पहला केस बनाया इवन प्लेसेस का सम 10 हो और ऑड प्लेसेस का सम 21 हो। अब मैं उल्टा बोलता हूँ, सम ऑफ इवन प्लेसेस 21 हो और ऑड प्लेसेस का सम 10 हो। ठीक है, अब एक पॉसिबिलिटी ये है, तो इसमें पॉसिबिलिटी एक ही बनेगी, ये वाली जो आपके सामने है, केवल ये पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है ना, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। अब अरेंज कैसे करेंगे? इसको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, इसको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, और चूंकि एक ही केस बनेगा तो इंटू 1 होगा, यानी हमारे पास आएगा 144। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है ना। उसका आंसर होगा 576। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट अल्फा, है ना। अल्फा कहाँ से कहाँ तक बेटा? 1 से लेकर 100 तक है, और कंडीशन ये है कि एचसीएफ ऑफ अल्फा और 24 का एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन पता है क्या है? कंडीशन आपसे बोल रहा है कि वो अल्फा और 24 का एचसीएफ बेटा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा और 24 का एचसीएफ तभी 1 आ सकता है जब अल्फा ना, भाई 24 क्या होता है? बेसिकली 24 होता है 2 की पावर 3 × 3। समझ में आ गया?
यानी अल्फा जो है उसके अंदर ना तो 2 का मल्टीपल आना चाहिए ना 3 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर अल्फा के अंदर ना तो 2 का मल्टीपल आएगा और ना 3 का मल्टीपल आएगा तो डेफिनेटली HCF 1 ही आएगा। तो HCF अगर आपको 1 चाहिए तो अल्फा में ना तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए ना ही 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमको करना क्या है, हम सारे नंबर्स का सम निकाल लेते हैं, हम सारे नंबर्स का सम निकाल लेते हैं और उसमें से हम वो नंबर्स घटा देते हैं, वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो 2 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल है। तो हम सारे नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो 2 का मल्टीपल है, हम वो नंबर भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई। इसमें गड़बड़ क्या हो गई, हमने क्या करा, हमने कुछ नंबर ऐसे थे जो 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गए। कैसे, जैसे 2 4 6 6 भी आएगा और 3 6 6 यहाँ भी आएगा। तो ऐसे नंबर जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है यानी 6 12, तो ऐसे नंबर हमने 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिए, जबकि हमें करना एक ही बार था। इसलिए उन नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यानी 6 12 और लास्ट में 96, इन नंबर्स को हमने 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हमने 2 वाले सब्ट्रैक्ट किए थे तब भी सब्ट्रैक्ट किया और हमने 3 वाले सब्ट्रैक्ट किए थे तब भी सब्ट्रैक्ट किए, तो हमने इसको ऐड कर दिया। तो यू विल गेट आंसर एंड द फाइनल आंसर इज, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके सामने दिख रहा होगा हमारा जो आंसर आएगा। ठीक है बेटा, ये सारा 100 तक का सम है, इसमें से 2 वाले मल्टीपल हटा दिए, 3 वाले हटा दिए और 6 वाले ऐड कर दिए, तो यू विल गेट आंसर 1633। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स का सवाल है, जिसे हम कह सकते हैं बिल्कुल बेसिक जिसे क्वेश्चन कहते हैं वो है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो बीटी का है, सिंपल सा क्वेश्चन है, रिमाइंडर उसने पूछा है आपसे। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए बच्चों तो ये दिख रहा होगा आपको, ये जीपी है। क्या है, जीपी। जीपी का सम हम लिख सकते हैं। तो हम इसका जब सम लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 2022 -1 अपॉन 3 - 1, ये जीपी का सम आ गया मेरे बच्चे, आ गया। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद हमें 50 चाहिए। 50 चाहिए तो 50 क्या होता है, 10 का मल्टीपल होता है। तो मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, इसको लिखूंगा 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 2 से डिवाइड करूंगा तो 1011 आएगा, -1 डिवाइड बाई 2 आएगा। आ गया। 3 स्क्वायर को मैं लिखूंगा 10 - 1 की पावर 101। ठीक है, 11 -1 डिवाइड बाई 2, और ऐसा हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें 50 चाहिए। तो 50 तो 10 की टर्म्स में आएगा ना, फिर 50 जैसे 10 है ना, 50 100 ऐसे चलता जाएगा। तो उसके तरह से हमें बनाना है। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 10 की पावर 1011। ठीक है ना, फिर आएगा माइनस, है ना, फिर कितना आएगा अपने पास 101 C1, है ना, 10 की पावर 101 10 आएगा। ठीक है ना, इंटू 1 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। इस तरह से अपन एक्सपेंड कर लेंगे ना, एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में जाते जाएंगे। लास्ट वाली टर्म -1 आएगी, लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, -1 आएगी, और उससे जस्ट पहले वाली जो टर्म अपने पास आएगी वो अपने पास आएगी बेटा 1011 C 1010। ठीक है, आएगा, और 10 की पावर 1 आएगा, ये लास्ट वाली टर्म आएगी, और एक -1 पहले से था, डिवाइड बाय 2। आगे यहाँ तक ठीक है, सिंपल। आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। अच्छा, एक्सपेंड करने के बाद आपको ध्यान में अगर आप ढंग से देखेंगे तो जैसे 10 की पावर 1011 है ना, सब में ये 10 का मल्टीपल है ना, तो 50 से डिविजिबल हो जाएगा। ये भी 10 का मल्टीपल है, सब 50 से डिविजिबल होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी जो टर्म है ना, इस वाली टर्म से पहले तक की, सब में 50 का मल्टीपल है। तो ये सब 50 का मल्टीपल है, यानी 50 के लिख सकता हूँ उनको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए, ये लिखा हुआ है 1011 C 10110, यानी ये बन गया 1011 बन गया। ठीक है, ये माइनस में, ये प्लस में आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, साथ में 10 भी लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, -1 और -1 कितना हो गया, -2 हो गया, और डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आ गया। मतलब बेसिकली ये जो टर्म आपको दिख रहे हैं 10 के मल्टीपल में, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, मतलब इस टर्म को हटा दीजिए, इस टर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब मैं 50 से डिवाइड करूंगा। किसे डिवाइड करूंगा, 50 से डिवाइड करूंगा, और जब मैं 50 से डिवाइड करूंगा तो ये टर्म तो डिवाइड हो जाएगी, तो उसको गोली मारो आप फिलहाल। अल्टीमेटली हमें फोकस करना है इस वाले पार्ट पर। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ से कितना होगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 1011 इंटू 5 -1 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5055 -1, ये आ जाएगा 5054। समझ आ गया, क्लियर। ठीक है भाई, ये जो टर्म होगी ना, अल्टीमेटली इसमें सब 10 की टर्म्स होंगी, तो 50 से डिवाइड हो जाएंगी, उसको छोड़ो आप, है ना। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो उसको थोड़ा सा और बेटर लिख सकता हूँ कि जो टर्म हमारे पास है ये तो 2 से डिविजिबल है ही अल्टीमेटली। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली ये वाला पोर्शन हमारे को 2 से डिवाइड करना था, राइट। समझ आ गया। तो ये वाली टर्म तो 50 से डिविजिबल हो जाएगी, ये वाली 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5054। अब हम 50 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 50 से, और अगर मैं इसको 50 से डिवाइड करूँ तो 50 से डिवाइड करने पर यू विल गेट 4, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन ने जीपी लगाई, करेक्ट है, इसको अपन ने सबसे पहले यहाँ पर जीपी लगाई। ठीक है,
यहाँ पर अपन ने जीपी लगाई, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 स्क्वायर 9, 9 को लिख सकते हैं अपन ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करते गए तो लास्ट वाली जो टर्म बचेंगी 2, इनके बारे में आपसे बात कर रहा था। तो बाकी तो सब 50 इंटीग्रल आएंगी और ये टर्म बचेगी मेरे पास ये वाली, ठीक है, बच गई। इसको मैं 50 से डिवाइड करूंगा, तो 50 से डिवाइड करने के बाद ये बचेगा 5054 डिवाइड बाई 50, यानी 4 आंसर आएगा, जो कि मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये एरिया का एक बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था एरिया का, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x और लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 के बीच में एरिया निकालना है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x हम बना ही लेंगे, ये आ गया, और लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 हम बना लेंगे, ठीक है ना। लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 ही लाइन बन जाएगी, ठीक है, ये अपने पास आ गया है ना। अब इनका पॉइंट निकालना है आपको, क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट तो हम निकाल ही लेंगे दोनों को सॉल्व करके। तो मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और x की जगह मैं रख दूंगा यहाँ से 4 माइनस वाई, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई -4 और 2 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू -4 और 2 आ जाएगी तो x निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, अगर y की वैल्यू -4 है तो x की वैल्यू 8 होगी, ओके। और अगर y, वैसे मुझे y की जरूरत है, x की जरूरत है भी नहीं, पर अगर y की वैल्यू -4 है तो x की वैल्यू 8 होगी, और y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे, एक तो 2, 2 मिलेगा और एक पॉइंट मिलेगा मुझे 8, -4, और ये एरिया हमें रिक्वायर्ड है, ये एरिया में रिक्वायर्ड है। तो बस कुछ नहीं करना, x राइट माइनस x लेफ्ट लगा दो। तो यहाँ से एरिया निकालने के लिए मुझे करना क्या है, यहाँ से मुझे x राइट माइनस x लेफ्ट लगाना है, तो यू विल गेट आंसर, ठीक है। यहाँ से मुझे x राइट माइनस x लेफ्ट लगाना है, तो यहाँ पर y की वैल्यू -4 है और यहाँ पर y की वैल्यू बेटा कितनी है, 2 है, राइट। तो आप क्या करोगे, -4 से लेकर 2 तक x राइट माइनस x लेफ्ट, x राइट का मतलब लाइन की इक्वेशन, तो लाइन का x माइनस पैराबोला का x, बस को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देना, यू विल गेट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये चेक कर लेते हैं हमने क्या किया है, ठीक है। दिख ही रहा होगा आपको, 2 पॉइंट मिलेंगे, -4 और 2, मैंने आपको बताया था x राइट माइनस x लेफ्ट हमने करा है, तो x राइट माइनस x लेफ्ट करा होगा, ये पॉइंट निकाले थे, और x राइट माइनस x लेफ्ट करके बेटा इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग सब सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, एंड यू विल गेट आंसर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक सर्कल का क्वेश्चन है ना, सर्कल का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा इस सर्कल का सेंटर कितना है ना, इस सर्कल का सेंटर आपको दिख रहा होगा बेटा h, k है, सर्कल का सेंटर कितना है h, k, ठीक है ना, h, k है। अच्छा, रेडियस कितनी दिख रही होगी आपको, r दिख रही होगी, है ना। अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि इफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 इंटरसेक्ट द सर्कल एट p and q, वो ये कहता है कि एक सर्कल है जो x एक्सिस को टच कर रहा है 1,0 पर। अब यार x एक्सिस को टच कर रहा है 1,0 पर, डेफिनेटली सर्कल कुछ ऐसे जा रहा होगा, समझ आ गया, ठीक है। और लाइन y इक्वल्स टू y प्लस x इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू माइनस x, y इक्वल्स टू माइनस x जो लाइन है वो उसको 2 जगह से कट करती हुई ऐसे चली गई, ठीक है। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ऐसा वो कह रहा है आपसे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, चूंकि ये लाइन टेंजेंट है तो ये नॉर्मल होगी, नॉर्मल होगा तो सेंटर यहाँ का होगा 1, k। तो एक बात तो तय है कि यहाँ से मुझे एक बात तो पता चल गई कि h तो 1 ही होगा, h क्या होगा बेटा, 1 ही होगा, तो तय हो गया h तो 1 ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं भाई रेडियस क्या होगी, रेडियस भी क्या हो गई, रेडियस किसके बराबर हो गई, k के बराबर हो गई, तो ये बात भी तय हो गई कि रेडियस k के बराबर हो गई, ठीक। अच्छा, अब करना क्या है भाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड जो होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला होता है 2√r² माइनस p², ठीक है। और ये लेंथ ऑफ कॉर्ड देख किसके बराबर रखी है, 2 के, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r² माइनस p² इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। एंड व्हाट इज p, p क्या होता है, p होता है सेंटर से लाइन पर डाले गए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये लेंथ p होती है, ठीक है। तो चूंकि हमें सेंटर पता है 1, k है, और चूंकि हमें लाइन की इक्वेशन पता है, तो y प्लस x इक्वल्स टू 0 पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा 1, k से, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, 1 प्लस k अपॉन √2, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या बच गया, क्वेश्चन बच गया r² माइनस p² इक्वल टू 1, r की जगह k आएगा और p की जगह आएगा 1 प्लस k बाई √2, ठीक है। तो अब मुझे क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए, है ना, आइए जरा चाहिए। तो अल्टीमेटली मैंने लिखा 2r² माइनस p² इक्वल टू 2, ठीक है। तो r की जगह तो k आ गया और p की जगह मैंने आपको लिखा था 1 प्लस k बाई √2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, सिंपल। और जब सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट k की वैल्यू आएगी 3 एंड -1, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन में अगर पढ़ेंगे तो उसने बोला है, क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो उसने बोला है क्वेश्चन में, देखिए, ठीक है,
क्वेश्चन में उसने बोला है कि k पॉजिटिव है, अगर k पॉजिटिव है तो k की 2 वैल्यू आ सकती थी, लेकिन उसमें एक रिजेक्ट करनी पड़ेगी। कौन सी रिजेक्ट करनी पड़ेगी? उसने बोला k पॉजिटिव है तो k की वैल्यू 3 लूंगा बेटा, -1 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो k 3 आ गया, अगर k 3 आ गया तो रेडियस भी 3 आ गई और सेंटर हो गया 1,3। तो सेंटर हो गया यानी 1,3, यानी h पता, k पता, r पता, तीनों का सम 7 आएगा, तो आंसर विल बी 7, राइट। प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, है ना, 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है। आउट ऑफ 10 स्टूडेंट कैन गेस द आंसर ऑफ 4 क्वेश्चंस, ठीक है ना। वो 4 क्वेश्चंस का आंसर तुक्के मारकर सही कर सकता है, ऐसा वो बोल रहा है, और उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। और रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस हैं, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, ऐसा वो बोल रहा है आपसे। मतलब 4 क्वेश्चन तुक्के मार के सही करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और 6 क्वेश्चन सही करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेस द आंसर ऑफ एग्जैक्टली 8 क्वेश्चंस, वो ये कहता है कि अगर वो बच्चा पेपर में 10 में से 8 क्वेश्चन सही करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर ये है तो के निकालो। अब आप सुनना कैसे सोचेगा, ठीक है ना। अब देखो 4 क्वेश्चन तो तुक्के से सही करेगा और 6 क्वेश्चन डायरेक्ट सही कर सकता है, टोटल 8 सही कर रहा है। तो कैसे हो सकता है? 4 क्वेश्चन तुक्के वाले सही कर ले और बच्चे वो 6 में से 4 कर ले, पहला तरीका। 4 क्वेश्चन तुक्के वाले, 6 में से 4 वाले, दूसरा तरीका। 3 क्वेश्चन तुक्के से सही कर ले और बच्चे वो 6 में से 5 सही कर ले। 2 क्वेश्चन तुक्के से सही कर ले और बच्चे हुए 6 में से 6 के 6 कर ले, तो ही 8 सही हो सकते हैं। 8 से होने के 3 तरीके हैं, या तो तुक्के वाले चारों सही हो, बाकी 6 में से 4 सही हो जाए, तो भी 8 हो गए। तुक्के वाले 4 में से 3 सही हो और बचे वो 6 में से 5 सही हो, तो भी सही है। या तुक्के वाले 2 सही हो और 6 में से 6 सही हो जाए, और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है, राइट। अब स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन सही करने हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो 4 में से 4 क्वेश्चन उठाए आपने, 4C4, और चारों के सही होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, उसकी पावर 4 हो गया, ठीक है। अब बचे 6 क्वेश्चन, 6 में से 4 सही होने के, तो 6 में से 4 उठाएंगे, ठीक है। 6 में से 4 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, तो 1/4 की पावर 4 आएगी। लेकिन 2 क्वेश्चन गलत भी तो होंगे, जो 2 क्वेश्चन गलत होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, तो उसको लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये एक पहला पार्ट हुआ। अब आ जाइए 3 और 5। 3 और 5 का मतलब 4 जो तुक्के वाले थे उसमें से 3 सही हो गए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की 3/4 का क्यूब हो जाएगी, और एक क्वेश्चन गलत होगा, डेफिनेटली उसकी 1/4 होगी, ठीक है। तो तुक्के वाला पार्ट हो गया। और ये नॉन तुक्के वाला बात है जिसमें 6 थे, 6 में से कितने लेंगे? 5। 6 में से 5 सही होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4 की पावर 5, और एक क्वेश्चन गलत होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4, ठीक है। ये आ गया अपने पास 6C5। अच्छा लास्ट वाले पर आ जाइए। लास्ट वाले में 2 क्वेश्चन तुक्के वाले में से सही होंगे, तो 4C2 सही होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4 का स्क्वायर, और 2 गलत होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। और 6 क्वेश्चन में से 6 के 6 सही होंगे, तो 66 और 1/4 की पावर 6, ठीक है। इन सब का सम निकालना है और उस सम को इसके बराबर करना है, ठीक है। अल्टीमेटली ये करना है आपको, ठीक है। इन सब का सम इसके बराबर करना है। तो देखिए क्या करते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन, 4 4, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन, ठीक है। ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने सब आपके सामने लिखा हुआ बच्चे, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन में ऑलरेडी, मतलब कैलकुलेशन में हम क्यों टाइम खराब करें, हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको समझाया था। 4, 6 में से 4 सही और 2 गलत, ठीक है। 4 में से 3 सही 1 गलत, 6 में से 5 सही 1 गलत, ठीक है ना। और 4 में से 2 सही 2 गलत और 6 में से 6 सही, ठीक है। इन सबको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट k = 479, तो आंसर विल बी 479, करेक्ट। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए, ठीक है बच्चों। देखो उसने बोला कि एक हाइपरबोला है, करेक्ट है। एक हाइपरबोला आपने दे रखा है मुझे, एक एलिप्स आपने दे रखा है, ठीक है ना। आपने हाइपरबोला दे रखा है x² / a² - y² / 1 = 1, ठीक है। और आपने एलिप्स दे रखा है x² / 4 + y² / 3 = 1, ये दोनों आपको दे रखे हैं। और उसने बोला है कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बराबर है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होता है 2b² / a, तो इसकी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो गई 2b² / a, ठीक है। और इसकी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो गई 2b² / a, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2/3, a की वैल्यू आ गई 2/3। अच्छा a आ चुका है। अब उसने साथ में क्वेश्चन में क्या बोला है कि e ऑफ h, यानी हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी और एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है, अगर वो ये हैं तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, यानी आपको दोनों की एसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो एसेंट्रिसिटी निकालना इट्स नॉट अ बिग डील, हम जानते ही हैं पहले से। अगर मैं हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है b² = a² EH का स्क्वायर -1, सिंपल सा, ठीक है। तो b² कितना है हमारे पास? b² तो 1 है, ठीक है। b² कितना है? 1 है। और a² अपने पास है 4/9 और EH का स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये 9/4 हो जाएगा, 9/4 + 1 करेंगे तो ये 13, 9/4 + 1
तो 13/4 हो जाएगा, तो EH अपने पास आएगा 13/4, EH का स्क्वायर आ जाएगा 13/4। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, ये EH का स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब हम चलते हैं इलिप्स की एसेंट्रिसिटी पे। इलिप्स की अगर मैं बात करूँ तो फॉर इलिप्स अगर मैं बात करूँगा तो फॉर इलिप्स मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बी स्क्वायर कितना हुआ 3, ठीक है, इक्वल टू 4 और 1 माइनस ई एच का स्क्वायर, इलिप्स का स्क्वायर, इलिप्स ई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ई का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 3/4, 1 माइनस 3/4 यानी 1/4 आ जाएगा। ये लीजिए सर, ठीक है। तो आपके पास ये भी आ चुका है और आपके पास ये भी आ चुका है, और आपसे पूछा गया 12 इंटू दिस, तो आपका आंसर आएगा 12 इंटू 13/4 प्लस 1/4 यानी 14/4, यानी आंसर आएगा 14/4 यानी 42 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 42, ठीक है। आइए वेरीफाई करते हैं आंसर को। सबसे पहले ये निकाला अपन ने 2/3, EH का स्क्वायर निकाला, ये आ गया, और ये निकाला 1/4, दोनों को सॉल्व करके 42 आंसर आ रहा है, करेक्ट है। तो विल गेट आंसर 42, ठीक। यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है पैराबोला का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ठीक है। मतलब मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि P1 भी है पैराबोला विद वर्टेक्स 3,2 एंड फोकस 4,4, ठीक है ना। एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स है 3,2 और उसका फोकस कितना है 4,4 है, ऐसा वो बोल रहा है आपसे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और P2 भी इज मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन x + 2y = 6, ठीक है ना। एक लाइन है x + 2y = 6। पहली बात तो कैसे पता चलेगा कि ये लाइन जो है वो किसके परपेंडिकुलर है। अगर आप इसका स्लोप निकालें, अगर आप AB का स्लोप निकालें तो आपको दिख रहा होगा कि AB का जो स्लोप है वो कितना है हमारे पास 4 - 2 2 और 4 - 3 1, ये 2 है, ठीक है। और अगर आप इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो इस लाइन का स्लोप -½ है। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगी। ये लाइन इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगी। अगर कोई लाइन डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स इसके पैरेलल होगी तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x + 2y = लैम्डा, ठीक है। तो पैराबोला P1 के डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x + 2y = लैम्डा, और हम सब जानते हैं कि जो डिस्टेंस इसके बीच में होगी वही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स के बीच में होगी। रिपीट कर रहा हूँ, जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगी वही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स के बीच में होगी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है √5। कितनी है बच्चों, √5। तो चूंकि AB की जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों √5 होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन की यानी इस डायरेक्ट्रिक्स की इससे डिस्टेंस होगी √5 ही होगी। तो लिख देता हूँ कितनी होगी, इससे कितनी डिस्टेंस होगी √5। तो कैसे लिखूंगा, 3 + 4 - लैम्डा अपॉन √5 = √5। तो यहाँ से आएगा 7 - लैम्डा मॉड = 5। तो यहाँ से 7 - लैम्डा = ±5, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू एक तो 2 आएगी और एक 12 आएगी, समझ में आ गया। तो दो वैल्यू आ जाएंगी। अब इसमें दिक्कत क्या है, मैं 2 लूँ कि 12 लूँ। अगर मैं x + 2y = 12 लेता हूँ तो किस्मत से ये लाइन फोकस से पास हो रही है, और अगर ये लाइन फोकस से पास हो रही है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स नहीं हो सकती, यानी ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अल्टीमेटली आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई x + 2y = 2, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कैसे खत्म हो चुका है, इसलिए खत्म हो चुका है बेटा, ये इसके रेस्पेक्ट में हमें इमेज लेनी थी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स मुझे मिल चुकी है, और अगर मैं इसकी इमेज लूंगा तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहाँ होगी, ठीक है ना। मैं दोबारा समझाता हूँ, इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स ये रही, अब इसकी इमेज लेनी है इसके रेस्पेक्ट में, तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहाँ दिखेगी हमें। तो कहने का मतलब है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है। तो जब मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता है x + 2y = 2, मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता है x + 2y = 6, और मुझे ये भी पता है कि लाइन पैरेलल होगी तो x + 2y = k। बस, तो आप क्या करोगे, इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस बराबर कर दीजिए। जब आप दोनों को इक्वल करेंगे तो आपको k मिल जाएगा, और k मिल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 4/√5। समझ में आ गया, क्लियर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4/√5। इस तरह से हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिख सकते हैं k - 6/√5, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग k निकाल लेंगे और k की वैल्यू 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। हमसे ये पूछा गया था कि x + 2y की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा 10, ओके। तो आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर अपने पास आ जाएगा। देखिए आपको मैंने वही कराया है, ये रिजेक्ट क्यों किया, मैंने उसका लॉजिक दिया है क्योंकि फोकस से पास हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो लॉजिक मैंने आपको दिया है कि क्यों ऐसा हो रहा है, राइट।
सेम आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हमने k की 2 वैल्यू निकाली, ये रिजेक्ट क्यों की हमने इसका लॉजिक दिया है, और फिर हमने ये भी समझाया है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर होगी तो 10 आ जाएगा वैल्यू, राइट। चलिए, तो यहाँ पर जाकर मुझे लगता है कि यहाँ पर जाके हमारा जो पेपर है वो खत्म होता है। मैं अगर इस पेपर की बात करूँ तो क्वेश्चंस कुछ बहुत सारे आसान थे, लेकिन लेंदी बहुत था, पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी है। मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई बच्चा इनके 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों की बात अलग है। अदरवाइज ये क्वेश्चन पेपर ऐसा था जिसमें आप 18 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर सही मायने में देखा जाए तो। पेपर बहुत लेंदी है हाँ, पर ये नहीं कि पेपर बहुत टफ है, पर लेंदी ज़्यादा है। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।